हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो आपकी बुक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आपका जो सिलेबस है इसमें पहला जो आपका यूनिट है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित सामुच्य, सेकंड है मुद्रा और बैंकिंग, थर्ड है आपका आय और रोजगार का निर्धारण, फोर्थ है सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था, फिफ्थ है भुगतान शेष एवं विनिमय दर निर्धारण। ठीक है, तो इन पांचों जो यूनिट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वन वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले हमने दो वीडियो और बनाई हुई है। पहली जो आपकी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो पूरे जितने भी आपके चैप्टर हैं इस बुक के कंप्लीट रिवीजन है। इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, आपको सारे चैप्टर जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय जो आपकी बुक है, इसके भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर वाइज वो सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। इसके बाद जो हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपके जितने भी किताब के न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करा देंगे। साथ ही प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले जो क्लास 12th एसपी न्यू ग्रुप नाम से है, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। पहला चैप्टर आपका है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित सामुच्य। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे विषय पढ़े जाते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था क्या है, उस देश के अंदर राष्ट्रीय आय क्या है, रोजगार क्या है, महंगाई का स्तर क्या है, बेरोजगारी कितनी है। तो ये सारे विषय समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। ठीक है, साथ ही यह समझाता है कि सरकार के फैसले पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो एक देश की अर्थव्यवस्था में सरकार कैसे फैसले लेते हैं, कैसे नीतियां बनाती है, तो ये सारे जो विषय आपके किसके अंदर आते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के प्रकारों को बताइए। तो देखिए, अर्थव्यवस्था में अगर वस्तुओं का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार से कर सकते हैं, अंतिम वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुएं। सेकंड में आपकी आती है उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं, और इसी में आती है आपकी पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो ये वस्तुओं का वर्गीकरण है, इनको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंतिम वस्तुएं क्या हैं। तो देखिए, अंतिम वस्तुएं वे होती हैं जो पूरी तरह तैयार होकर सीधे उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। ठीक है, इनका दोबारा उत्पादन में उपयोग नहीं होता और ना ही इन्हें आगे बेचा जाता है। ठीक है, तो ये अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं भाई, जो उपभोक्ता होता है वो अंतिम रूप में उसका उपयोग करता है, ना तो इससे कोई नया सामान बनता है ना तो इसको बेचा जाता है। ठीक है, और ये भी दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी उपभोग वस्तुएं। ये वे वस्तुएं हैं जिन्हें लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदते हैं, जैसे दूध, साबुन, कपड़े, मोबाइल आदि। तो उपभोक्ता अपने यूज के लिए खरीद रहा है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, उपभोग वस्तुएं। सेकंड इसे में आती है निवेश वस्तुएं। ये भी अंतिम वस्तुएं ही होती हैं। ये वस्तुएं जिन्हें कंपनियां या व्यवसाय उत्पादन करने के लिए खरीदते हैं। ठीक है, तो इन्हें या तो कोई कंपनी खरीदती है या तो कोई व्यक्ति खरीदता है और इससे कुछ ना कुछ उत्पादन करता है, जैसे मशीनें हो गई, फैक्ट्री के उपकरण हो गए, ट्रक हो गए या ऑफिस के कंप्यूटर हो गए। तो ये भी क्या होते हैं, अंतिम वस्तुएं होती हैं और इनको निवेश के लिए खरीदा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मध्यवर्ती वस्तुएं। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, ये वस्तुएं जो होती है ना फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है या तो किसी और वस्तु के उत्पादन में उसी साल इस्तेमाल होती है। ठीक है, या तो इनको फिर से बेचा जाएगा या तो कोई सामान इनसे बनाया जाता है, जैसे डेयरी द्वारा खरीदा गया दूध फिर से बेचने के लिए, और ऐसे ही हलवाई द्वारा खरीदा गया जो दूध होता है वो मिठाई बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी उपभोग वस्तुएं। तो ये वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें उपभोक्ता सीधे उपयोग करते हैं, इनका उपयोग आगे उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें आपके आगे भोजन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ये आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुएं वे टिकाऊ वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन में लंबे समय तक उपयोग होती है। तो इनसे क्या होता है भाई, सामान बनाया जाता है, लंबे समय तक इनका इस्तेमाल होता है। इसे सीधे उपभोक्ताओं के लिए नहीं होती बल्कि इन्हें वस्तुओं बनाने के लिए खरीदा जाता है। तो ये उपभोक्ता जो इन्हें नहीं खरीदते अपने यूज के लिए बल्कि सामान बनाने के लिए खरीदते हैं। तो इनमें आपकी मशीनें, फैक्ट्री उपकरण, कृषि उपकरण, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आय का चक्रीय प्रभाव क्या है। तो दो क्षेत्रीय मॉडल में आपको बताना है। तो देखिए, आय का चक्रीय प्रभाव क्या कहता है, एक अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और व्यय। ठीक है, यानी अगर आय है, ठीक है, तो सामान बनेंगे, सामान बनेंगे तो खरीदे जाएंगे तो व्यय भी होगा। ठीक है, तो एक अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे आय, उत्पादन और व्यय एक चक्र की तरह लगातार घूमते रहते हैं। एक क्षेत्र में किया गया खर्च, यानी एक क्षेत्र में अगर कोई खर्च कर रहा है तो वो दूसरे के लिए क्या बन जाता है, आय बन जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था चलती है। ठीक है, अगर कोई उत्पादन कर रहा है तो क्या करेगा भाई, उत्पादन करने वाला व्यक्ति क्या होगा,
पैसा कहीं ना कहीं से तो लेकर आएगा, तभी तो सामान बनाएगा। अब वो जब सामान बनाएगा बेचेगा तो उससे क्या होगी, उसकी आय होगी। तो ये चीज चलती है, ठीक है, कोई ना कोई उत्पादन करेगा, ठीक है ना, तो उस उत्पादन से उसकी आय होगी, जब उसकी आय होगी तो वो उसको व्यय करेगा, और जब व्यय करेगा तो वो किसी और की आय बनेगी, ठीक है, तो वो उससे उत्पादन करेगा, वो उसे खर्चा करेगा, तो वो किसी और की आय बनेगी। तो इस तरह से देखेंगे आप तो एक अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और व्यय चलता है, और एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय बन जाता है, ठीक है। अब देखिए इसे आय का चक्र प्रवाह मॉडल से समझते हैं। तो आय का चक्र प्रवाह मॉडल क्या कहता है, तो इसमें दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र। तो एक अर्थव्यवस्था में कोई भी चीज बनेगी तो जो भी उत्पादन क्षेत्र सामान को बनाएगा वो हमेशा परिवार क्षेत्र की मदद लेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई भी सामान बनाना है तो उसमें भूमि की जरूरत होगी, या तो श्रम की जरूरत होगी, या तो पूंजी की, या तो उद्यमी की जरूरत होगी। और ये सारे जो लोग हैं वो कहां से आएंगे, वो आएंगे परिवार क्षेत्र से, ठीक है। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं कारक सेवाएं, ये कहां से आएंगी, ये उत्पादन क्षेत्र से ही आएंगी। उसी के बाद तो कोई सामान बनेगा, ठीक है। अब देखिए जब परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को कोई चीज देगा, कारक सेवाएं देगा, तो ऐसे ही तो एक अर्थव्यवस्था में कोई चीज होती नहीं है, ठीक है ना। अगर कारक सेवाएं दी हैं तो उसके बदले कारक भुगतान देना पड़ेगा। तो भूमि अगर दी है तो किराया लेगा, ठीक है ना, परिवार क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र से। श्रम दिया है तो मजदूरी लेगा, पूंजी है तो ब्याज, और उद्यमी है तो लाभ लेगा, ठीक है। तो कारक सेवाओं के बदले क्या लेगा, वो कारक सेवाओं के लिए भुगतान लेगा, ठीक है। यानी कि कहा था ना, एक क्षेत्र की जो उत्पादन होता है, ठीक है ना, जब उसकी आय बनती है तो वो किसी और क्षेत्र का क्या बनता है, व्यय बनता है। तो सेम ऐसे ही आप देख रहे हैं कि परिवार क्षेत्र जो है उत्पादन क्षेत्र को कुछ दे रहा है तो उसके बदले उसको आय प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसी में अगला चक्र क्या होगा कि जब उत्पादन क्षेत्र कोई सामान बनाएगा या कोई सेवा देगा, मान लीजिए इसने कोई भी वस्तु बनाई या कोई भी सेवा दी, तो ये ऐसे ही तो नहीं देगा, क्योंकि भाई जब परिवार क्षेत्र ने उत्पादन क्षेत्र को दिया था, उत्पादन क्षेत्र को भाई कारक सेवाओं का भुगतान करना पड़ा था। सेम ऐसे ही जब उत्पादन क्षेत्र कोई सामान बनाएगा तो परिवार क्षेत्र अगर उसको खरीदेगा, चाहे वस्तु और सेवाएं हो गई, तो उसके बदले उसे क्या करना पड़ेगा, उसके बदले उसे उपभोग पर व्यय करना पड़ेगा, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवाएं हो, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया भाई, कारक सेवाएं दी तो उसके बदले भुगतान ले लिया। सेम ऐसे ही इन्होंने सामान बनाया तो उसके बदले इन्होंने क्या किया, भुगतान ले लिया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो उत्पादन हो रहा है तो वो उत्पादन क्या है, परिवार क्षेत्र से आय का साधन बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं जो कारक सेवाएं हैं जो कारक सेवाएं हैं वो परिवार क्षेत्र के लिए आय बन रहा है। तो ये प्रक्रिया जो एक अर्थव्यवस्था में निरंतर जो है चलती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए आप देखेंगे जहां आपको वस्तु और सेवाएं दिखेंगी, ठीक है, तो यहां वस्तु और सेवाएं दिख रही हैं, ये वाली जो वस्तु और सेवाएं होती हैं, जो वस्तुओं, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है वस्तु और सेवाओं वाला, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं वास्तविक प्रवाह, ठीक है। तो ये वास्तविक प्रवाह होता है, ठीक है। और वहीं जहां ये देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में आप देख रहे हैं यहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, पैसा दिखाई दे रहा है, मनी दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम इसे मौद्रिक प्रवाह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। तो ये दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का आय का चक्रीय प्रवाह मॉडल है, पेपर में आता है, तो इसको आप बिल्कुल ढंग से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर। अब इन दोनों में हम अंतर समझ लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए जैसा हमने समझा था कि अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र परिवार और फर्म के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रवाह। और ऐसे ही अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों में परिवार और फर्मों के बीच जब धन का प्रवाह होता है, हमने देखा था ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह। इसमें आप क्या देखते हैं, परिवार और फर्मों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। तो वस्तु परिवार क्षेत्र आप देख रहे थे ना, परिवार क्षेत्र हो गया, ठीक है ना, और ये उत्पादन क्षेत्र हो गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे थे, यहां पर आप देख रहे हैं जो वस्तुओं का, ठीक है ना, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते थे, तो वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था, तो वास्तविक प्रवाह। और जिस परिवार और फर्मों के बीच धन का आदान प्रदान होता था, जहां धन दिख रहा था, पैसा दिख रहा था, तो उसे हम क्या कहते हैं, मौद्रिक प्रवाह, ठीक है। वास्तविक प्रवाह में वस्तु विनिमय प्रणाली से जुड़ी कठिनाइयां हो सकती हैं। तो भाई इसमें कई बार क्या होता है कि सामान के बदले सामान लिया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली हो सकती है, ठीक है। तो कठिनाई हो सकती है इसके अंदर जब हम वास्तविक प्रवाह के देखते हैं कि भाई सामान के बदले सामान लिया जा रहा है, तो ये चीज नहीं होती, क्योंकि भाई इसमें आप देखेंगे जब सामान दिया जाता है तो उसके बदले पैसा लिया जाता है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली इसमें नहीं चलती है। मौद्रिक प्रवाह में ऐसी कोई कठिनाई होती, इसमें तो आप देख सकते हैं मौद्रिक प्रवाह में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि भाई अगर सामान लिया तो सामान के बदले दूसरा सामान भी तो देता ही है, ठीक है। अन्य नाम तो वास्तविक प्रवाह को भौतिक प्रवाह भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमें चीजें दिखाई देती हैं। और इसे मौद्रिक प्रवाह को नाम मात्र का प्रवाह भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ नाम मात्र के लेन देन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपका वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह में अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता वस्तुओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो उपभोक्ता वस्तुओं को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है आपका टिकाऊ वस्तुएं। ये वस्तुएं लंबी अवधि तक उपयोग में लाई जाती हैं और बार बार उपयोग की जा सकती हैं, तो इनका लंबा टाइम पीरियड होता है, 5 से 7 साल तक चलती हैं, जैसे कार, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तो ये टिकाऊ
टिकाऊ वस्तुएं हैं। सेकंड आती है अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। इन वस्तुओं की उम्र टिकाऊ वस्तुओं की तुलना में कम होती है लेकिन अल्पकालिक वस्तुओं से अधिक होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा चलते हैं, जैसे 1-2 साल चल जाते हैं, जिसमें कपड़े, जूते, बर्तन हो गए, तो इसलिए इन्हें अर्ध टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। थर्ड आती है आपकी अल्पकालिक वस्तुएं। तो ये वस्तुएं एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती हैं, बहुत कम समय तक चलती हैं, जैसे भोजन हो गया, पेय पदार्थ हो गया, सौंदर्य प्रसाधन के सामान हो गए। ठीक है ना, तो सौंदर्य प्रसाधन और समाचार पत्र, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक बार इस्तेमाल की जाती हैं फिर खत्म हो जाती हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अल्पकालिक वस्तुएं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी सेवाएं। तो सेवाएं क्या होती हैं, ये अमूर्त होती हैं, तो सेवाएं हमें दिखाई नहीं देती लेकिन इनको वस्तु इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इनका भी एक मौद्रिक मूल्य होता है। ठीक है, यानी इन्हें छुआ नहीं जा सकता लेकिन ये मूल्य प्रदान करती हैं, इन्हें संग्रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनको हम संग्रहित नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, और ये उपयोग के दौरान प्रदान की जाती है। और जब हम इसका उपयोग करते हैं तो उस समय जो है हम जब उपयोग करते हैं तब ही हम इसकी वैल्यू को लगाते हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेवा हम लेते हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, परिवहन, तो ये सारी किस चीज से जुड़े हुए हैं, सेवा से जुड़े हुए हैं, इनका सबका मौद्रिक मूल्य होता है, आपको पैसे देने पड़ते हैं इन सब चीजों के लिए। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की आपने देखी जो वस्तुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक आय और हस्तांतरण आय में क्या अंतर है। तो देखिए कारक आय क्या होती है, कारक आय का मतलब है उत्पादन प्रक्रिया में सेवाएं देने पर उत्पादन के कारकों को मिलने वाली आय, यानी आप कुछ देते हैं उसके बदले आपको आय प्राप्त होती है। ठीक है, तो कारक आय एक कमाई की अवधारणा है, तो आप कह सकते हैं भाई कारक आय जो होती है वो कमाई जाती है। ठीक है, वहीं जब हस्तांतरण आय की बात करते हैं, बिना कोई उत्पादन सेवा दिए व्यक्ति प्राप्त होने वाली आय, तो इसमें व्यक्ति कोई भी उत्पादन नहीं करता लेकिन फिर भी इसको आय मिलती है। तो हस्तांतरण आय एक प्राप्ति अवधारणा है, तो ये प्राप्ति आपको प्राप्त होती है, कुछ करना नहीं पड़ता, किसी ना किसी से प्राप्त होती है। बल्कि अगर आप कारक आय को देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है आपको, कमाई जा रही है। ठीक है ना, स्वयं कमा रहे हैं तब मिल रही है। तो कारक आय को देश की घरेलू आय और राष्ट्रीय आय दोनों में शामिल किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कारक आय है तो इसलिए इसको कारक आय को हमेशा घरेलू और राष्ट्रीय आय दोनों में शामिल किया जाता है। लेकिन जब हस्तांतरण आय की बात आती है तो इसे ना घरेलू आय में और ना राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। ठीक है, उत्पादन के कारक, अब देखिए किन किन चीजों से आपको कारक आय होती है। अगर आपने श्रम किया है तो आपको वेतन मिलता है, भूमि आपने दी है तो किराया मिलता है, पूंजी आपने लगाई है ब्याज मिलता है, उद्यमी अगर आप है तो आपको लाभ मिलता है। ठीक है, तो यहां से आपको जो है कारक आय प्राप्त होती है। वहीं जब हम हस्तांतरण आय की बात करते हैं, या तो परिवार क्षेत्र देता है अपने घर वालों को, या सरकारें देती हैं, जिसमें आप देखेंगे छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, उपहार, वृद्धावस्था पेंशन, तो ये सारी चीज इसमें आती हैं। ठीक है, तो ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक और प्रवाह में क्या स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर है। तो देखिए स्टॉक क्या होता है, कोई भी वस्तु, स्टॉक किसी आर्थिक चर को एक निश्चित समय बिंदु पर मापता है। तो आपके पास जो भी संसाधन है, एक निश्चित समय बिंदु पर अगर आपके पास वो सारे संसाधन उपलब्ध हैं तो वो एक ऐसा आर्थिक चर होगा जिसे आप स्टॉक कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, ठीक है ना, एक टंकी है, उस टंकी में अगर 500 लीटर पानी भरा हुआ है तो आप कहेंगे भाई ये क्या है, आपसे पूछा गया कि भाई बताइए टंकी में कितना पानी है, तो आपने भी पानी भरा था 500 लीटर, तो आप कह देंगे स्टॉक में 500 लीटर है। क्यों, क्योंकि एक समय अवधि पर आपको पता है कि आपने भी भरा है उसे, ठीक है ना, इस टाइम पे, और आपको पता है इतनी मात्रा में है, तो आप इसको स्टॉक कह सकते हैं। ठीक है, वहीं जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो प्रवाह किसी आर्थिक चर को एक निश्चित समय अवधि में नापता है। ठीक है, लेकिन जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो वो समय अवधि में आ जाता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम में था, अब जो प्रवाह होता है वो समय अवधि में। ठीक है, मान लीजिए आपने सुबह 500 लीटर पानी भरा था, उसके बाद दोपहर में आपसे पूछा जाता है भाई टंकी में कितना पानी है। ठीक है, तो पानी जो है यूज हुआ होगा, तो इस समय आप देखेंगे कि भाई इसमें कितना है, दोपहर का टाइम में पूछा जा रहा है, तो आप कह देंगे भाई आधा पानी खत्म हो गया, यानी 250 लीटर पानी उसके अंदर है। तो ये क्या है, ये प्रवाह को दिखा रहा है कि भाई सुबह से कितना पानी जो है, यानी सुबह से लेकर दोपहर तक कितना पानी खत्म हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रवाह। स्टॉक को इकाई में मापा जाता है, तो स्टॉक हमेशा संख्या मात्रा में मापा जाता है। वहीं जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो इसे समय की इकाइयों में मापा जाता है, जैसे मासिक हो गया, त्रैमासिक हो गया, वार्षिक हो गया। ठीक है, तो इसे समय में मापा जाता है। स्टॉक का स्वभाव स्थिर होता है, परंतु इसमें समय का तत्व जोड़ दिया जाता है तो यह प्रवाह में बदल जाता है। तो भाई स्टॉक जो होता है वो स्थिर होता है, तो जैसे हमने कहा था सुबह पानी था तो स्थिर था 500 लीटर, लेकिन अगर हमने उसमें टाइम पीरियड जोड़ दिया सुबह से दोपहर तक का, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्रवाह बन जाएगा। ठीक है, प्रवाह स्वभाव से गतिशील होता है क्योंकि यह समय के साथ बदलता है। तो आपने देख लिया भाई प्रवाह जो होता है वो गतिशील होता है, समय के साथ बदलता रहता है। कुछ उदाहरण और देख सकते हैं। 31 मार्च को बैंक में जमा कुल धनराशि होती है वो आपकी स्टॉक है। किसी दिन गोदाम में मौजूद गेहूं की टोटल मात्रा जो होती है वो स्टॉक होती है। ठीक है, और वहीं जब हम प्रवाह की बात करते हैं तो एक वर्ष में राष्ट्रीय आय और एक महीने की गई बचत, ये सारी क्या होती हैं, आपकी प्रवाह होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय लेखांकन में घरेलू क्षेत्र तथा सामान्य निवासी से क्या तात्पर्य, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए घरेलू क्षेत्र का अर्थ है केवल देश की भौगोलिक सीमा ही नहीं बल्कि इसमें वे सभी आर्थिक क्षेत्र
शामिल होते हैं जहां देश के निवासी आर्थिक गतिविधियां करते हैं। ठीक है, याद रखना है, भौगोलिक सीमाएं तो आती हैं, लेकिन जब वहां पर हम आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं वो चीज भी हमारी घरेलू सीमा के अंदर आती हैं। ठीक है, और वहां के जो निवासी जो हमारे लिए आर्थिक क्रिया कर रहे हैं वो वहां के क्या होते, हमारे लिए क्या होते हैं, सामान्य निवासी होते हैं। ठीक है, जैसे विदेशों में स्थित देश के दूतावास, सैन्य प्रतिष्ठान और वाणिज्य दूतावास। ठीक है, तो यहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी देश के अंदर, ठीक है, कोई भी अगर देश है उस देश के अंदर अगर हमारा दूतावास है, हमारे सैनिक जो प्रतिष्ठान है और जो हमारे वाणिज्य दूतावास है उसमें जितने लोग भी काम कर रहे होंगे वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, घरेलू क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसे और उसके अंदर जो काम कर रहे लोग होंगे वो हमारे सामान्य निवासी होते हैं। ठीक है, देश के सामान्य निवासियों द्वारा संचालित जहाज और विमान, अगर हमारे देश के जो लोग हैं कोई भी विमान या कोई भी जहाज समुद्र में लेकर जा रहे हैं या किसी देश में हमारा जो जहाज या विमान खड़ा है तो वो भी हमारे घरेलू आर्थिक सीमा के अंदर आता है। ठीक है, वो जो जहाज है वो आएगा, ठीक है, वो जगह नहीं आएगी, लेकिन वो जो जहाज है, ठीक है ना, और वो जो विमान है वो हमारी क्या है भाई, घरेलू आर्थिक सीमा के अंदर आता है। ठीक है, और साथ ही वहां उस पर जो काम कर रहे लोग होते हैं वो भी हमारे देश के सामान्य निवासी होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जल में विशेष अधिकारों के साथ संचालित मछली पकड़ने के जहाज, तेल व गैस रिंग आदि, तो आपको पता है भाई कुछ क्षेत्र जो होता है समुद्र का वो किसी एक देश के अथॉरिटी के अंदर आता है, तो उस क्षेत्र में जहां भी हवाई जो भी जहाज उड़ रहा है या वहां पर जो भी पानी का जहाज है या जो भी वहां पर मछली पकड़ने वाली जहाजें हैं वो सारी किसके आर्थिक क्षेत्र के अंदर आती हैं, उस देश के आर्थिक क्षेत्र के अंदर आती हैं, और उसमें जो काम कर रहे हैं लोग वो सामान्य निवासी होते हैं। ठीक है, तो और एक चीज और याद रखनी है आपको, विदेशी दूतावास और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कोई अगर किसी देश का विदेशी यानी अमेरिका का दूतावास अगर भारत के अंदर है तो वो भारत का आर्थिक क्षेत्र नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसमें काम करने वाले लोग भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और WHO हो गया, UNO हो गया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो भी किसी देश के जो आर्थिक क्षेत्र नहीं होते। ठीक है, तो सामान्य निवासी कौन हो गए, तो सामान्य निवासी वे व्यक्ति या संस्थाएं जो सामान्य किसी देश में रहते हैं और जिनका आर्थिक हित केंद्र उसी देश में होता है तो उसे सामान्य निवासी कहते हैं। यानी एक व्यक्ति है किसी देश में काम कर रहा है 1 साल या उससे ज्यादा और वहीं पर कमा रहा है, वहीं पर खर्च कर रहा है, तो वो उस देश का सामान्य निवासी कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे इसमें विदेशी पर्यटक, विदेशी दूतावास के स्टाफ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा 1 वर्ष से कम समय के लिए आने वाले मौसमी श्रमिक सामान्य निवासी नहीं माने जाते। ठीक है ना, विदेशी पर्यटक आए, घूमने वाले आए, पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है ना, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो ये सारे लोग देश के सामान्य निवासी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यह्रास और पूंजी हानि में अंतर बताइए। तो देखिए मूल्यह्रास क्या होता है, कोई भी आपकी जो वस्तु है, ठीक है, अगर आप उसका निरंतर उपयोग करते हैं तो समय के प्रभाव या अपेक्षित अप्रचलन के कारण स्थायी संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे कमी आती है। कोई भी आप चीज बाजार से खरीद कर लाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जब आप उसका यूज शुरू करते हैं तो दिन प्रतिदिन उस सामान की जो वैल्यू है, प्राइस वैल्यू, वो कम होने लग जाती है। जो प्राइस वैल्यू कम हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, तो ये अपेक्षित हानि होती है, तो ये हमें पता होता है भाई, कोई भी सामान लेके आएंगे पुरानी होगी तो उसकी जो पैसे की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ठीक है, वहीं जब हम पूंजी हानि की बात करते हैं, अगर कोई आपकी वस्तु है दुर्घटना में खराब हो गई, चोरी हो गई, प्राकृतिक आपदा में खराब हो गई, ठीक है, या अचानक वो जो मार्केट में चल रही थी वो मार्केट से बाहर हो जाए, ठीक है, मान लीजिए आपने एक फोन लिया था, उस फोन को सरकार ने बैन कर दिया, तो वो क्या हुआ, उसे कहते हैं हम अचानक अप्रचलन होना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पैसे की जो आपका पैसा था वो पूरा एक साथ डूब गया, खत्म हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूंजी हानि होना कहते हैं। ठीक है, तो ये अनपेक्षित हानि होती है, तो भाई इसका पता नहीं होता ये होगी कि नहीं होगी, लेकिन इसका पता होता है ये होगी। मूल्यह्रास के लिए संस्थाएं पहले से प्रावधान करती हैं, तो भाई आपको पता है कि आपका फोन चल रहा है, खराब होने वाला, तो आप पहले से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, फंड बना देते हैं कि भाई जैसे ये खराब होगा नया फोन ले लेंगे। ठीक है, वहीं पूंजी हानि के लिए कोई पूर्व प्रावधान नहीं किया गया होता, तो भाई इसमें पूरा कोई पूर्व प्रावधान नहीं होता, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि दुर्घटना वगैरह, चोरी वगैरह के लिए इंश्योरेंस वगैरह हो जाता है, तो ये एक तरीका है। उत्पादन का प्रभाव अगर देखें तो उत्पादन प्रक्रिया पर सामान्य प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि भाई पहले से तैयारी हो जाती है तो उत्पादन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें उत्पादन प्रक्रिया बाधित हो सकती है, क्योंकि भाई एकदम से कोई चीज अगर आपकी खत्म हो जाती है तो आप उससे काम नहीं ले पा रहे, तो उत्पादन प्रक्रिया में आप प्रभाव तो देखने को मिलता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है दोहरी गणना क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। तो देखिए दोहरी गणना तब होती है जब एक ही उत्पादन के मूल्य को कई बार गिन लिया जाता है, जिससे आर्थिक मापदंड जैसे GDP होती है वो बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को गिना जाता है। तो डबल काउंटिंग का मतलब यही है भाई, एक वस्तु जब 2 या 3 बार बिकती है तो उसकी वैल्यू को 2 या 3 बार काउंट कर लिया जाएगा, तो उससे क्या होगा, आप देखेंगे भाई प्राइस बढ़ जाएगा ना, और GDP जो होती है वो बढ़ी हुई दिखाई दे जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक किसान
आटा मिल, बेकरी, रिटेलर है, ठीक है। तो ये जो है उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और इन्हीं की आय को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो अब पूछा जाएगा भाई बताइए किसान आपकी आय कितनी है, तो किसान के पास मान लीजिए गेहूं था, उसने गेहूं का उत्पादन किया, उस गेहूं को बेचा तो उसकी आय 20 रुपए हो गई, ठीक है। और उसके बाद वही गेहूं, ठीक है ना, अब देखते हैं आटा मिल वाले के पास जाता है, ठीक है। तो आटा मिल वाले ने उसको क्या किया भाई, गेहूं का आटा बना दिया, तो आटा बना दिया, तो अब देखिए अब उस आटे की वैल्यू कितनी हो गई, 40 रुपए हो गई। तो अब आटा मिल वाला उसे 40 रुपए में बेचता है, तो क्या उसकी इनकम 40 है? नहीं, उसकी इनकम 40 क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 20 रुपए तो उसने यहां दे दिए थे ना, तो उसकी इनकम कितनी हुई, 20 रुपए तो हुई। 20 रुपए तो भाई जो 40 रुपए मान लो उसकी इनकम थी, तो उसने तो 20 रुपए किसको दे दिया था, वो गेहूं वाले को दे दिया था, तो इसलिए उसकी इनकम कितनी है, 20 ही है। तो इसमें आ जाता है मूल्य संवर्धन, तो मूल्य संवर्धन याद रखना होता है। तो देखिए उसका मूल्य संवर्धन कितना हुआ है, 20 हुआ है। यही प्रोसेस जब आगे जाएगा बेकरी वाले के पास, तो वो उसको 80 में बेचेगा, ठीक है। तो क्या उसकी इनकम 80 है, नहीं, उसकी इनकम 80 नहीं है, उसकी इनकम 40 है, क्योंकि उसने 40 रुपए ही जोड़े हैं अपने, ठीक है। तो उसकी इनकम 40 थी, 40 तो 20 और 20 तो क्या थी, इन दोनों की जोड़ के उसने 80 बताई है, तो उसकी तो सिर्फ 40 हुई। ऐसे जब वो तीसरी स्टेज पे जाएगा ब्रेड वाले के पास, रिटेलर के पास, तो वो ब्रेड बना के जब उसको ग्राहक को बेचेगा तो वो 100 रुपए का बेचेगा, ठीक है। अब कीमत कितनी हो गई, 100 रुपए। तो क्या जो रिटेलर है उसकी इनकम 100 रुपए है, नहीं, उसकी इनकम 100 रुपए नहीं है। क्यों, क्योंकि 80 रुपए तक तो यहां तक पहले ही लग चुके थे, उसने सिर्फ कितना मूल्य संवर्धन किया, 20 रुपए किया, तो इसलिए उसकी इनकम कितनी है, 20 है। तो इसलिए जब भी राष्ट्रीय आय निकाली जाएगी तो हमेशा जब जाया जाएगा, पूछा जाएगा भाई इस इकोनॉमी में इतने लोग लगे हुए थे, बताओ सबकी आय क्या है, तो इनकी अलग अलग आय को कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बल्कि लास्ट में जो सामान बिका था, ग्राहक के पास जो अंतिम रूप में सामान पहुंचा है, उसकी कीमत जो थी उसको ही काउंट किया जाता है। इससे डबल काउंटिंग नहीं हो पाती। तो आप देखेंगे 100 रुपए प्राइस था, 100 रुपए था। अब मूल्य संवर्धन में अगर आप काउंट कर लेंगे तो यहां पर भी देखेंगे ये 40 हो गया, ये 80 हो गया और 20 रुपए इसके 100 रुपए, ठीक है। तो मूल्य संवर्धन कितना हुआ, या तो मूल्य संवर्धन यानी जितना मूल्य उन्होंने अपना लगाया था, जितनी उनकी वास्तविक आय थी उसको जोड़ दो तो सही राष्ट्रीय आएगी, या तो आप क्या करेंगे जो अंतिम, ठीक है ना, बिल्कुल ग्राहक यानी जो ग्राहक ने जो सामान खरीदा अंतिम वस्तु थी उसको आप जोड़ लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय आय बिल्कुल सही आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो हमेशा क्या किया जाता है कि जो अंतिम वस्तु होती है उसको ही काउंट किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी और आर्थिक कल्याण के बीच में संबंध समझाइए। तो जीडीपी आर्थिक कल्याण को नापता है, क्या ये सही है, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो जीडीपी का उपयोग सामान्यतः लोगों के आर्थिक कल्याण को मापने के लिए किया जाता है। अधिक जीडीपी का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की अधिक उपलब्धता, जिससे लोगों को भौतिक जीवन स्तर बेहतर होता है। लेकिन जीडीपी हमेशा वास्तविक कल्याण को नहीं दर्शाता। इसके कारण हम देखेंगे कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए कहा जाता है किसी देश का अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है भाई, वो देश जो है वो विकास कर रहा है, वहां के लोगों की स्थिति काफी अच्छी हो रही है। क्या ये जो पैमाना दिया जाता है भाई जीडीपी हमेशा कल्याण दिखाता है, सही है या गलत है, ठीक है। तो देखिए ये गलत हो सकता है, क्यों, क्योंकि आप अगर देखेंगे आय का असमान वितरण, तो जीडीपी में अगर आप देखेंगे आपको आय का असमान वितरण दिखाई देगा। जीडीपी बढ़ने पर भी यदि आय कुछ लोगों तक सीमित रहे तो समाज के अधिकांश लोगों का कल्याण नहीं बढ़ता। तो आपको जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीडीपी में आप देख रहे हैं जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा है उनकी आय तो बढ़ रही है, लेकिन जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनकी आय नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब जीडीपी कल्याण नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो बड़े उद्योगों में मुनाफे जीडीपी बढ़ता है पर मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो आय का समान वितरण आपको देखने को मिलता है, भाई जीडीपी बढ़ गई है लेकिन अभी भी आय का समान वितरण नहीं है, तो आप नहीं कह सकते जीडीपी कल्याण आपको दिखाई दे रहा है। अमौद्रिक गतिविधि जैसे घरेलू कार्य हो गए, रसोई, बागवानी जैसी गतिविधियां जीडीपी में शामिल नहीं होती, जबकि ये लोग कल्याण को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं भाई, देश की आर्थिक प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं, चाहे वो घरेलू कार्य करके, चाहे रसोई या बागवानी कर, लेकिन इनको तो आर्थिक प्रगति में जोड़ा ही नहीं जाता है, आर्थिक गतिविधि में इनको शामिल नहीं किया जाता। तो आप कैसे जीडीपी का सही अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्य वृद्धि। कई बार जीडीपी केवल कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ती है और वास्तविक उत्पादन बढ़ने से नहीं, जिससे कल्याण नहीं बढ़ता। तो कई बार भाई वस्तुओं के प्राइस बढ़ गए तो आपको जीडीपी बढ़ा हुआ दिखाई दे देगा, तो क्या इससे आपकी इनकम बढ़ती है, नहीं, इससे महंगाई बढ़ती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो क्या होता है भाई, इसका सबसे ज्यादा असर किसको होता है, गरीब लोगों को होता है, ठीक है। जैसे पेट्रोल या खाद्यान्न के दाम बढ़ने से जीडीपी तो आपको बढ़ा दिखाई देगा, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनकी क्रय शक्ति जो होती है वो घट जाती है, तो वो कल्याण नहीं दिखाती जीडीपी। नेक्स्ट है भ्रताएं। प्रदूषण जैसी नकारात्मक भत्ताएं कल्याण को घटाती, जबकि सार्वजनिक पार्क जैसी सकारात्मक भत्ताएं कल्याण बढ़ाती हैं, पर जीडीपी इन्हें नहीं गिनता, ठीक है। तो आप देख रहे हैं भाई प्रदूषण फैला रहा है एक व्यक्ति, फैक्ट्री खोल रखी है, आर्थिक प्रगति कर रहा है, जीडीपी में योगदान दे रहा है, लेकिन उसने जो प्रदूषण फैलाया उससे बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है। उस चीज को नहीं देखा जाता जीडीपी के अंदर। और ऐसे ही अगर एक व्यक्ति है जो जिसने क्या किया भाई, बाग बगीचे लगाए हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा रख रहा है, लेकिन उसमें
जीडीपी में कितना योगदान दिया इसको भी नहीं देखा जाता। ठीक है, तो बढ़ता है चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, जीडीपी में काउंट नहीं हो पाती। तो इसलिए जीडीपी में आप देखते हैं जो लोग कल्याण की बात कही है कि भाई जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो आर्थिक कल्याण बढ़ रहा है लोगों का, ये गलत है। ठीक है, तो फैक्ट्रियों से होने वाला प्रदूषण जीडीपी बढ़ाता है लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनसंख्या वृद्धि दर। यदि जनसंख्या वृद्धि दर जीडीपी वृद्धि से अधिक हो तो प्रति व्यक्ति वस्तुओं की उपलब्धता घट जाती है। अगर जीडीपी 5% बढ़े लेकिन जनसंख्या 6% बढ़ जाए तो लोगों को औसत जीवन स्तर क्या होगा, गिर जाएगा। तो आप कह रहे हैं भाई जीडीपी बढ़ रही है, आर्थिक कल्याण हो रहा है, लेकिन जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ अगर जनसंख्या वृद्धि दर भी बढ़ रही है तो क्या होगा भाई, संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। तो आप कह नहीं सकते कि भाई जीडीपी बढ़ने से आर्थिक प्रगति हो रही है। ठीक है, ग्रीन जीएनपी की आवश्यकता। तो जीडीपी पर्यावरण क्षरण और संसाधनों के ह्रास को नहीं दर्शाता। तो भाई जीडीपी में कभी भी आप नहीं देखते कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है ना, संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है भाई कि ग्रीन जीएनपी को बेहतर सूचक माना जाता है कि भाई ग्रीन जीएनपी के थ्रू जो है जीडीपी को नापना चाहिए। जैसे जंगल काटकर उद्योग लगाने से जीडीपी तो आप देख रहे हैं बढ़ रहा है पर पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इसलिए हमेशा भाई ऐसा पैमाना रखो जीडीपी का जो सही चीजें दिखाए, जिसमें सारी चीजें शामिल की जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। वास्तविक जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर को उपयुक्त सूत्रों सहित समझाइए। ठीक है, तो देखिए जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। तो एक देश के अंदर जितनी भी सेवाएं बनी हैं, जितने भी सामान बने हैं, उनका जो भी मौद्रिक मूल्य है, अंतिम मौद्रिक मूल्य है, उसको जोड़ दो। ठीक है, तो आपका क्या आ जाता है, सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, अंतिम वस्तुएं, और इसमें आपको मूल्य ह्रास को भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तभी आपका सकल घरेलू उत्पाद आता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहले आता है आपका जीडीपी नाम मात्र का। ठीक है, तो नाम मात्र का जीडीपी, तो जीडीपी के प्रमुख रूप में पहले आता है आपका नाम मात्र का जीडीपी। तो नाम मात्र जीडीपी वर्तमान वर्ष की कीमतों पर मापा गया जीडीपी होता है। इसमें कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव शामिल होता है। तो नॉमिनल जीडीपी आपकी होती है वर्तमान वर्ष की कीमत और वर्तमान वर्ष की मात्रा। ठीक है, यानी नाम मात्र जीडीपी आपको बताता है कि एक साल के अंदर आपकी जीडीपी कितनी बढ़ी है। ठीक है, लेकिन ये जो नाममात्र की जीडीपी है ये सही आईना नहीं दिखाता जीडीपी का। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें महंगाई आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं 2025 और 2026 का डेटा। ठीक है, तो मान लीजिए प्राइस जो था वो 2 रुपए था और क्वांटिटी जो थी वो 10 थी। तो हम कहते हैं भाई अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 20। तो मान लीजिए 20 करोड़ की हमारी जीडीपी थी। ठीक है, कब, 2025 में। अब देखिए प्राइस नहीं बदला है। ठीक है, प्राइस बदल गया है, प्राइस कितना है 3 है, और क्वांटिटी नहीं बदली, क्वांटिटी उतनी है, और आपने देखा जीडीपी आपका कितना आ गया, 30 करोड़ आ गया। तो आप तो कह देंगे भाई जीडीपी बढ़ गई। क्या वास्तव में जीडीपी बढ़ी है? नहीं, जीडीपी किससे बढ़ती है, क्वांटिटी से। अगर उत्पादन बढ़ेगा तब जीडीपी को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ तो आपको प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब प्राइस बढ़ता है तो इसका मतलब यहाँ पर महंगाई के कारण आपको जीडीपी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका नाम मात्र का जीडीपी। दूसरा आता है वास्तविक जीडीपी। तो वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है, ये केवल वास्तविक उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। वहीं जब हम वास्तविक जीडीपी की बात करेंगे तब यहाँ पर देखिए प्राइस 2 था तो 2026 से भी हम प्राइस क्या लेंगे, 2 ही लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो आपको दिख गया वास्तविक जीडीपी क्या है, वास्तविक जीडीपी जो है वो जितनी 2025 में थी उतनी 26 में 20 करोड़ ही है। बस आपने, क्योंकि आपने नामात्र की जीडीपी निकाली थी तो इसलिए आपको 10 करोड़ जो था वो क्यों दिखाई दिया, वो महंगाई की वजह से दिखाई दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप वास्तविक जीडीपी से सही जीडीपी का, सही सकल घरेलू उत्पाद को निकाल सकते हैं। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर मूल्य सूचकांक क्या होता है, तो जीडीपी डिफ्लेटर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर को मापता है कि भाई औसत मूल्य स्तर कैसा है। इसका उपयोग नाममात्र जीडीपी से वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए किया जाता है कि भाई इससे हमें पता लगता है कि वास्तविक जीडीपी कैसे निकाली जाएगी। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100 कर देंगे तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में अंतर क्या है, तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, एक वर्ष में उत्पादित कुल आर्थिक उत्पादन का योग जिसे वर्तमान बाजार कीमत पर मापा जाता है। ठीक है, और ये वास्तविक जीडीपी जो होती है एक वर्ष में उत्पादित कुल आर्थिक उत्पादन जिसे आधार वर्ष। ठीक है, तो ये क्या था, ये वर्तमान कीमत पर नापा जाता है नाममात्र, और ये आधार वर्ष की कीमत पर नापा जाता है। ठीक है, तो देखिए महंगाई का प्रभाव, महंगाई का प्रवाह जो होगा ध्यान में नहीं रखा जाता। इसमें भाई ये नहीं देखा जाता महंगाई बढ़ रही नहीं बढ़ रही, बस जीडीपी को देखा जाता है। वहीं जब हम वास्तविक की बात करते हैं तो यहाँ पर महंगाई के प्रभाव को समायोजित किया
जाता है, यानी जो महंगाई का प्रभाव है, जो प्रभाव दिख रहा है उसे हटाया जाता है। ठीक है, हमने पीछे देखा ये वर्तमान बाजार कीमत होती है इसके अंदर, और इसमें आधार वर्ष बाजार कीमत होती है, ये भी हमने देखा था। सामान्यतः अधिक होता है क्योंकि कीमतों में परिवर्तन शामिल होता है, तो आप देखेंगे जीडीपी का मूल्य ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि महंगाई जोड़ दी गई है। तो तुलनात्मक रूप से कम होता है क्योंकि आधार वर्ष स्थिर कीमतों पर लाया जाता है, तो इसलिए आप देखेंगे ये आपको कम दिखाई देगा। ये उसी वर्ष की तिमाही की तुलना के लिए उपयोगी होता है भाई, उसी वर्ष अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो इंपॉर्टेंट है ये। और ये 2 या 2 से अधिक वास्तविक तुलना के लिए होता है भाई, 2 या 2 से अधिक में आपकी जीडीपी कितनी बढ़ी है उसको नापने में योगदान देता है। तो इसमें आर्थिक वृद्धि की सही विश्लेषण करना कठिन होता है, तो इसमें आप आर्थिक वृद्धि को सही से नहीं देख सकते, जबकि इसमें आप आर्थिक वृद्धि को बिल्कुल सही से समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए जब भी जीडीपी काउंट की जाती है तो हमेशा वास्तविक जीडीपी ही देखी जाती है एक देश की ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न समाहार। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एमसीक्यू वगैरह में भी और आप न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपको जीडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी मार्केट प्राइस, जीडीएफसी फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट हो गया, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो इन सबको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको जीडीपी मार्केट प्राइस निकालना है तो एनडीपी मार्केट प्राइस में आप मूल्य ह्रास जो है प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, जब हम न्यूमेरिकल्स की अलग से वीडियो करेंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप इनको बिल्कुल सही से देख लेना और समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां बताइए। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां होती हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। तीनों विधियों से प्राप्त राष्ट्रीय आय बिल्कुल समान आती है। ठीक है, अगर आप तीनों मेथड लगा लेंगे तो राष्ट्रीय इनकम बिल्कुल एक जैसी आती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय एक जैसी ही आती है। ठीक है, सूत्र देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो देखिए जब आपको आय विधि से निकालना होगा, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट हमारी राष्ट्रीय आय होती है, तो इसमें सबसे पहले आपको कारक लागत पर शुद्ध जो घरेलू उत्पाद होता है यानी एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट जो आपका निकलता है वो 3 चीजों से निकलता है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक से, प्रचलन अधिशेष थे और स्वनियोजितों की मिश्रित आय। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्वेश्चन में दिए होंगे, इनको प्लस करके आप क्या बना सकते हैं, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब देखिए इनमें भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आपका सेम देता है, सेम दिया होता है क्वेश्चन पेपर में। ये दोनों चीजें कई बार जो होती हैं वो टुकड़ों में दी होती हैं। जैसे सीओई किन किन चीजों से मिलकर बनता है, तो नगद में जो वेतन और मजदूरी है उससे, वस्तु के रूप में वेतन और मजदूरी, कंपनी की कार, मुफ्त आवास, मुफ्त मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि, तो ये किसमें आता है, आपका कंपनी का। नियोक्ताओं का योगदान जो देते हैं जैसे भविष्य निधि हो गया, पीएफ हो गया, पेंशन फंड, स्वास्थ्य बीमा, तो इनको जब आप प्लस करोगे इन तीनों को तो ये आपका क्या बनाते हैं, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। ठीक है, तो इनमें से ये चीज दी होती है, तो इनको प्लस करके आपको सीओई बनाना पड़ता है। सेम ऐसे प्रचलन अधिशेष में भी होता है, तो इसमें भी ये 4 चीजों से मिलकर बनता है, किराया, रॉयल्टी, ब्याज, लाभ। ठीक है, अब इसमें भी देखिए ये इनमें से कई बार क्या होता है कि सीधा लाभ दे दिया होता है। ठीक है, तो लाभ दे दिया तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है लाभ ना देकर इसमें भी 3 चीजें होती हैं, निगम कर, लाभांश, अतिरिक्त, ये 3 अलग से दी होती हैं। ठीक है, इन तीनों को प्लस करके आपको लाभ बनाना पड़ता है, या कई बार इन दोनों को दे दिया जाता है तो इनको आपको छोड़ देना पड़ता है, केवल लाभ को लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है, प्रचलन अधिशेष इससे मिलकर बनता है, और जो आपका कर्मचारियों का पारिश्रम है वो इन सब चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, और स्वनियोजितों की मिश्रित आय ज्यादातर दी ही होती है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है आपका व्यय विधि। ठीक है, अब इसमें एक चीज और रहेगी थी। ठीक है, जब आपका ये निकल जाएगा एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, तो इसमें आप क्या करेंगे, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध कारक आय उसको प्लस कर देंगे, तब आप राष्ट्रीय आय बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी आती है आपकी व्यय विधि। ठीक है, तो व्यय विधि में क्या होता है, जो आपकी राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसमें बाजार मूल्य पर सकल घरेलू यानी जीडीपी मार्केट प्राइस निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जीडीपी मार्केट प्राइस, तो ये किससे मिलकर बनता है, ये इन 4 चीजों से मिलकर बनता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, व्यय विधि में निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, शुद्ध निर्यात निकाला जाता है, निर्यात और आयात माइनस करके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या याद रखना है कि ये दोनों चीज आप देखेंगे ज्यादातर दी होती है आसानी से। ठीक है, कंफ्यूजन यहां होगी आपको सकल घरेलू पूंजी निर्माण के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे स्थिर निवेश जो होता है, ठीक है, जिसमें व्यावसायिक निवेश, मशीनरी, उपकरण आदि में निजी फर्मों द्वारा ये अलग से दिया होता है कई बार, आवासीय निवेश, घरों और अपार्टमेंटों का निर्माण, ठीक है, और सार्वजनिक निवेश, बुनियादी ढांचे आदि में सरकारी निवेश, तो ये तीनों चीज अलग से दी होती है, इनको प्लस करके आपको जीडीसीएफ बनाना पड़ता है। ठीक है, इसमें एक चीज और आ जाती है माल सूची निवेश। ठीक है, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस करके निकाली जाती है। ठीक है, तो इनको प्लस करना पड़ता है और उसके बाद आपका क्या बनता है, जीडीसीएफ। ठीक है, और कई बार आप देखेंगे कि शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया गया है तो आप देखेंगे जो परिणाम होता है एनडीपी मार्केट प्राइस आता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है भाई कि शुद्ध घरेलू यानी यहाँ पे देख रहे हैं जीडीपी मार्केट प्राइस दिया है, तो कई बार ये यहाँ पर आपका जो होता है एनडीपी मार्केट प्राइस बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है नेट दे दिया जाता है कई बार। ठीक है, तो नेट दे दिया जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ग्रोस में आने के लिए प्लस करना पड़ता है, नेट में आपको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। ठीक है, तो अगर आपको एनडीपी दे रखा है, एनडीपी मार्केट प्राइस, तो आपको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन प्लस करके जीडीपी मार्केट प्राइस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपका मूल्य संवर्धन विधि या उत्पाद विधि। तो इसमें भी आप जब राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो सबसे पहले आपको बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद जीवीए मार्केट प्राइस निकालना पड़ता है, या हम उसे जीडीपी मार्केट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें फिर आप क्या करेंगे, जीवीए मार्केट प्राइस, ठीक है। तो जीवीए मार्केट प्राइस कैसे निकलता है, उत्पादन का जो मूल्य होता है उसमें से आप मध्यवर्ती जो उपभोग होता है उसको आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जीवीए मार्केट प्राइस कैसे बनाएंगे, तो जो बिक्री होती है, चाहे वो घरों की बिक्री हो, अन्य फर्मों को बिक्री हो, सरकार को बिक्री हो, निर्यात हो, फिर उसमें आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे जो आपके स्टॉक में परिवर्तन, जो बचा हुआ स्टॉक है, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक माइनस करके इनको प्लस करेंगे, तो आपका क्या बन जाता है, जीवीओ मार्केट प्राइस, ठीक है। अब इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, मध्यवर्ती उपभोग। अब मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, तो ये होता है आपका, इसमें स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन भी शामिल होता है। तो इसमें एक चीज और जोड़ लेना आप, जो स्व उपभोग यानी आपने खुद का कुछ उपयोग किया हुआ है, उस पर खर्चा किया हुआ है, तो वो भी इसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आता है मध्यवर्ती उपभोग। तो इसके अंदर आप देखेंगे कच्चा माल जो भी घरों से खरीदारी से होता है, सरकार से खरीदारी होता है, फर्मों से खरीदारी होती है, आयात होती है, तो इन सबको प्लस करके आप, ठीक है ना, मध्यवर्ती उपभोग बनाएंगे। उसके बाद माइनस कर देंगे किसमें से, उत्पादन के मूल्य में से, तो आपका जीवीए मार्केट प्राइस आ जाएगा। जब आपका जीवीए मार्केट प्राइस आ जाए तो आप उसमें से मूल्यह्रास माइनस करें, प्लस करें विदेशों से शुद्ध प्राप्त कारक आय और माइनस कर दे सुप्रत्यक्ष कर, तो आपका क्या जाता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट यानी राष्ट्रीय आय आ जाती है, ठीक है। और एक चीज और याद रखना है आपको, पूंजीगत वस्तुओं की खरीदारी को मध्यवर्ती उपभोग में शामिल नहीं किया जाता है। अगर कोई पूंजीगत वस्तु है तो उसको आप मध्यवर्ती उपभोग में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय आय की गणना में सावधानियां क्या हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय की जब गणना की जाती है मूल्य वर्धित विधि से, तो आपको दोहरी गणना से बचना होता है, ठीक है, यानी दो बार काउंटिंग नहीं करनी किसी भी प्रोडक्ट की। वस्तुओं के पुनः विक्रय को शामिल नहीं करना, यानी दोबारा से अगर कोई वस्तु बेची गई है उसको शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं को सम्मिलित नहीं किया जाता, सम्मिलित किया जाता है। अगर आप कोई वस्तु स्वयं उपभोग कर रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो उसको आप जोड़ेंगे, ठीक है। आय विधि में हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करते, तो जो हस्तांतरण आय होती है उसको शामिल नहीं करेंगे। पूंजीगत लाभ को सम्मिलित नहीं करते, जैसे अचल संपत्ति, शेयर और बॉन्ड, ठीक है। तो जो भी पूंजीगत लाभ होता है उसको हम शामिल नहीं करते हैं। स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं के उत्पादन आय को सम्मिलित करते हैं, यानी अपने स्व उपभोग के लिए अगर हमने कोई वस्तु जो है उत्पन्न करी है तो उसकी आय को जो हमें शामिल करना पड़ेगा। उत्पादन द्वारा प्रदान मूल सेवाओं को सम्मिलित करते हैं, जैसे श्रम, सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये जितने भी चीज हैं, चाहे वो श्रम के बदले पैसा है, सेवा के बदले, शिक्षा के बदले, ठीक है, तो स्वास्थ्य के बदले, तो इन सबको जो है शामिल किया जाता है, ठीक है। और जब व्यय विधि की बात करते हैं तो इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं पर व्यय को सम्मिलित नहीं करते। अगर कोई मध्यवर्ती वस्तु है तो उसको हम शामिल नहीं करेंगे व्यय में। पुरानी वस्तुओं की खरीद पर व्यय जो होता है उसको भी शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय सम्मिलित नहीं करते। वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे शेयर बाजार में शेयर खरीदना हो गया, बैंकों को दिया गया ऋण हो गया, सरकारी प्रतिभूतियां हो गई, निवेश हो गया, इसको जो है शामिल नहीं किया जाता। हाँ, हस्तांतरण भुगतान को सम्मिलित नहीं करते, ये भी याद रखना है कि हस्तांतरण भुगतान जो है उसको भी सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो है कुछ सावधानियां इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से याद रखना, ठीक। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मुद्रा के महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, विनिमय का माध्यम होती है मुद्रा, यानी मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में आसानी प्रदान करती है, यानी मुद्रा से आप सामान को आराम से खरीद और बेच सकते हैं। सेकंड, मूल्य का माप साधन होती है, यानी मुद्रा के माध्यम से जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका मूल्य मापा जाता है। तो हर एक वस्तु और सेवा का एक मूल्य होता है, प्राइस होता है मनी के द्वारा, तो इसलिए उन वस्तु और सेवाओं को लेना जो आसान होता है। मूल्य संचय का साधन है, मुद्रा को भविष्य के लिए संचित किया जा सकता है, तो आप मुद्रा को भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब आपकी जरूरत हो तब आप उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। स्थगित भुगतानों का मानक, उधार लेन देन और भविष्य के लिए किए जाने वाले भुगतानों को मुद्रा का उपयोग किया जाता है। तो उधार अगर आपको लेना है तो किस इंटरेस्ट रेट पे आप पैसा लेंगे, ठीक है, किस रेट पे आप लोन देंगे, ये सारी चीजें पहले से तय हो जाती है, तो भविष्य में लेन देन जो होता है वो भी आसानी होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है। तो देखिए, मुद्रा की आपूर्ति करने की बहुत सारी संस्थाएं हैं, जिनमें हम महत्वपूर्ण संस्थाओं में देखते हैं केंद्रीय बैंक, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो मुद्रा का निर्माण और नियंत्रण करता है। तो मुद्रा जो नई छपती है वो आरबीआई करता है, ठीक है, और मुद्रा को नियंत्रित करने का काम भी जो आरबीआई का होता है। नई मुद्रा का निर्माण हो गया, ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए मौद्रिक नीति अपनाना, तो ये सारा काम जो होता है केंद्रीय बैंक का होता है, और यहीं से ये मुद्रा की आपूर्ति करते हैं, ठीक है। वाणिज्य बैंक, जो जमा राशि को ऋण प्रदान करके मुद्रा का सृजन करते हैं। तो आपको पता है, जो भी बैंक में हम पैसा जमा कराते हैं वो बैंक, वाणिज्य बैंक क्या करते हैं, वो ऋण के रूप में, लोन के रूप में दूसरों को पैसा देते हैं, और उससे क्या करते हैं, वो मुद्रा का सृजन करते हैं। सरकारें भी करती हैं, जो वित्तीय नीतियां और बजट के माध्यम से मुद्रा को प्रभावित करते हैं। तो बहुत सारी वित्तीय नीतियां बनाई जाती हैं, बजट बनाए जाते हैं, जिसके द्वारा सरकारें भी जो है मुद्रा को आपूर्ति को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। और बहुत सारी वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे सहकारी बैंक हो गए, छोटी छोटी माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं जो छोटे स्तर पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये सब लोग मिलकर भी मुद्रा की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्रा की आपूर्ति और मापन कैसे होता है। तो भारत में अगर आप मुद्रा की आपूर्ति की बात करें तो ये देश की जो भी अर्थव्यवस्था है, चाहे भारत की बात करें चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, एक निश्चित समय पर जनता के पास जितना भी कुल धन होता है, कुल मुद्रा होती है, ठीक है,
तो इसे विभिन्न घटकों के आधार पर मापा जाता है। तो भारत में इसे अगर देखेंगे M1 के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी मुद्रा की आपूर्ति की बात कर रहे हैं तो मुद्रा आपूर्ति का यही अर्थ है भाई कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जनता के पास जितना भी नगद के रूप में पैसा है वो सारा मुद्रा की आपूर्ति में मापा जाता है। तो भारत में तीन तरह से तीन चीजें होती हैं भारत के अंदर। सबसे पहला आता है आपका जनता के पास नगद मुद्रा जो होती है नोट और सिक्के के रूप में। ठीक है, इसे मुद्रा की आपूर्ति में गिना जाता है। मांग जमा राशि जो वाणिज्य बैंक होते हैं, जनता की बचत यानी जो हमने अपने बचत खाते में पैसा रखा है या जो चालू खाते में पैसा रखा है तो इसको भी मुद्रा की आपूर्ति में शामिल किया जाता है। रिजर्व बैंक के पास जो जमा राशियां होती हैं, चाहे वो सरकार चाहे वो सार्वजनिक संस्थाओं की हों, ये सारी जो जमा राशियां होती हैं इनको भी जो है काउंट किया जाता है। तो इन तीनों को अगर आप काउंट करते हैं तो ये मुद्रा की आपूर्ति के मापन होते हैं, यहीं से मुद्रा की आपूर्ति को मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाणिज्य बैंक द्वारा ऋण सृजन कैसे किया जाता है, उदाहरण के साथ बताइए। तो देखिए वाणिज्य बैंक जो होते हैं उनके पास जो भी पैसा जमा होता है, ठीक है, तो उस पैसे को यानी मान लीजिए अगर 1000 रुपये जमा हुआ है तो एक LRR बनाया जाता है। ठीक है, LRR क्या होता है, ये कानूनी आरक्षित अनुपात होता है कि बैंकों के पास जो भी पैसा आएगा तो उस पैसे को वो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है CRR और एक होता है SLR। ठीक है, तो CRR का मतलब होता है ये पैसा जो होगा वो RBI के पास एक पार्ट जाएगा। ठीक है, और SLR के रूप में तरल के रूप में बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है ताकि भाई जरूरत पड़ने पर जो भी बैंक में पैसा लेने आए उसको पैसा दिया जा सके। ठीक है, तो ये दो रूप में डिवाइड होता है, LRR जो होता है वो दो रूप में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर रेट तय कर दिया जाता है कि जो भी पैसा आएगा 10% अगर मान लीजिए इसका तय कर दिया गया LRR का कि 10% जो है वो रखना पड़ेगा बैंकों को, बाकी वो लोन के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 1000 रुपये अगर जमा हुए बैंक के अंदर तो बैंक कितना लोन देगा भाई, 900 रुपये लोन देगा और 100 रुपये जो है वो LRR के रूप में रख लेगा जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद याद रखिए अगर मान लें कि एक ही बैंक है और इसी बैंक में सारा पैसा जमा हो रहा है तो एक व्यक्ति को उसने 900 रुपये लोन दिए तो वो 900 रुपये दोबारा उसी बैंक में आएंगे क्योंकि एक ही बैंक है। अब देखिए फिर 900 रुपये आ गए बैंक के पास तो फिर बैंक क्या करेगा, 810 रुपये यानी 10% काट के फिर 810 रुपये लोन पे देगा। फिर उसके बाद बैंक में दोबारा यही पैसे आएंगे क्योंकि एक ही बैंक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, 10% काट के फिर लोन देगा। ये तब तक करता रहेगा जब तक ये पैसा जीरो ना हो जाए। ठीक है ना, और ये जो आपका जो है ये जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो जो भी ये लास्ट स्टेज में पहुंचेगा तो वो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है वो 1000 हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है 9000 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल 10,000 रुपए जो है यानी 1000 जो पहले जमा हुआ था उसको बैंक ने कितना कर दिया, 10,000 कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो वाणिज्य बैंक होते हैं वो ऋण सृजन करते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज लिखी हुई है, सेम चीज है। ठीक है, अब देखिए बैंकिंग प्रणाली में धन गुणांक मनी मल्टीप्लायर क्रेडिट सृजन में कैसे मदद करता है। तो हमने समझ ही लिया था कि भाई धन गुणांक क्या करता है, बैंकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह दर्शाता है कि वाणिज्य बैंक प्रारंभिक जमा के आधार पर कितनी अधिक धनराशि कर लेते हैं। तो इसका सूत्र जो होता है मनी मल्टीप्लायर 1/में LRR। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 10% LRR है तो क्या होगा, ठीक है आपने देख ही लिया था 10% LRR है तो कितना बढ़ा दिया था, 10 गुना जो था वो क्रिएट कर दिया था उन्होंने मनी। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य बताइए। तो केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है भाई, नोट निर्गम मन का एकाधिकार है। RBI को देश में कागजी मुद्रा नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त होता है। सरकार का बैंक एवं परामर्शदाता है। तो RBI केंद्र व राज्य सरकारों के खाते संभालता है। ठीक है, ऋण देता है अगर जरूरत पड़ती है और वित्तीय मामलों में सलाह देता है अगर कोई समस्या आती है सरकारों को तो। ठीक है, बैंकों का बैंक है। RBI वाणिज्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जब वाणिज्य बैंकों के पास पैसा नहीं होता, उनकी हालत खराब होती है तो अंतिम रूप में जब उनको ऋण की जरूरत होती है तो RBI ही उनको देता है ताकि बैंक जो है वो दिवालिया ना हो जाए, बचाया जा सके बैंकों को। क्रेडिट नियंत्रण RBI बैंक दर, रेपो दर, CRR, SLR आदि माध्यमों से ऋण की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ऋण की मात्रा को नियंत्रित करना भी जो है RBI का काम है। तो ये सब जितने भी ये दरें हैं इनको दरों को तय करने का काम भी RBI का ही होता है। विदेशी विनिमय का नियंत्रण, तो RBI विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, विनिमय दर से स्थिर रहने का प्रयास करता है। तो भाई जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है वो सारा संभालने का काम किसका है, RBI का है। विनिमय दर क्या होगी, लेन देन किस रेट में होगा, ये सारा तय कौन करता है, RBI द्वारा ही किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक है। तो RBI देश की बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखता है कि भाई देश में बैंकिंग प्रणाली में कोई समस्या ना आए। ठीक है ना, किसी भी ग्राहक को कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना, बैंक दिवालिया ना हो, अर्थव्यवस्था सही से चले। तो स्थिरता देने के लिए और बैंकों की सुरक्षा करने का काम जो है RBI ही करता है, इसलिए हमारी बैंकिंग प्रणाली जो है बिल्कुल सही से चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति पर मात्रात्मक उपकरण नियंत्रण कैसे करता है। ठीक है, तो मात्रात्मक उपकरण नियंत्रण किस तरह से किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक मुद्रा आपूर्ति को मात्रात्मक उपकरणों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। तो ये जो उपकरण है अर्थव्यवस्था में ऋण और मुद्रा की कुल मात्रा को प्रभावित करता है। तो इससे देश के अंदर ऋण जो है और वो मुद्रा है वो प्रभावित होती है। तो कैसे होती है, तो सबसे पहले देखिए बैंक दर द्वारा। जिस दर पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है, तो आपको पता है भाई कि जो RBI है, ठीक है,
आरबीआई किसको ऋण देता है? वो कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्य बैंक को देता है, और उसके बाद हमको कौन देता है? लोगों को यानी पीपल्स को कौन लोन देता है? वो देते हैं कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इसलिए जब आरबीआई बैंक दर बढ़ाएगा, ठीक है, तो ऋण महंगा हो जाएगा। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने जो है वो रेट जो था, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो था वो बढ़ा दिया। तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा आरबीआई के द्वारा, तो भाई जो वाणिज्य बैंक है वो भी ऋण बढ़ा देंगे। तो जब ऋण बढ़ जाएगा तो आप देखेंगे कि लोग जो है वो लोन लेना कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। ठीक है, यानी आरबीआई अगर क्या करेगा? बैंक दर बढ़ाएगा, तो कमर्शियल बैंक भी बैंक दर बढ़ा देंगे, और उससे वो भी क्या करेंगे? लोन को महंगा कर देंगे। तो भाई जब लोन महंगा हो जाता है तो लोग लेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। बैंक दर घटाने से ऋण, अब वहीं आरबीआई ने क्या कर दिया भाई? जो रेट था, इंटरेस्ट रेट था, वो सस्ता कर दिया। तो जैसे इंटरेस्ट रेट सस्ता हुआ तो क्या करेंगे भाई? कमर्शियल बैंक जो वाणिज्य बैंक है वो ज्यादा पैसा अपने पास लेंगे, और जब यहां पर ऋण सस्ता हो जाएगा तो लोग भी क्या होंगे? वो ज्यादा ऋण लेंगे। तो इससे क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, बैंक दर बढ़ने से ऋण महंगा होता है तो लोग कम लेंगे, बैंक दर घटने से ऋण सस्ता होता है तो लोग ज्यादा लेंगे। तो इसलिए मुद्रा आपूर्ति घटती और बढ़ती है बाजार में। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है रेपो दर द्वारा। बस रेपो दर ये होता है कि भाई जिस दर पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन तो कम समय के लिए ऋण दिया जाता है रेपो दर पे, तो इसमें भी सेम होता है भाई। रेपो दर बढ़ने पर ऋण कम होता है। अगर दर आप बढ़ा देंगे, ठीक है, रेट अगर बढ़ जाएगा तो मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। वहीं अगर रेट क्या होगा? घटा दिया जाएगा, तो जो मुद्रा आपूर्ति होगी वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, रिवर्स रेपो दर क्या होता है? तो जिस दर पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेते हैं, तो आरबीआई भी कई बार बैंकों से पैसा लेते हैं। यार बैंकों को जब लगता है कि भाई आरबीआई अच्छा अच्छा अच्छे दर से यानी अच्छे रेट से अगर पैसा दे रहा है, तो उनको लगता है कमर्शियल बैंकों को भाई सबसे सेफ जगह यहाँ पर पैसा लगाओ और ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो रिवर्स रेपो दर बढ़ने पर बैंक आरबीआई में धन जमा कराते हैं, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। तो भाई आरबीआई को जब पैसा चाहिए होगा तो वो क्या करेगा भाई? जो रिवर्स रेपो दर होगा उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो जो कमर्शियल बैंक होंगे उनको ज्यादा रेट पे जो ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो लोग क्या करेंगे? सारा का सारा पैसा कहाँ देंगे? आरबीआई को देंगे। जब सारा पैसा आरबीआई के पास आएगा तो मार्केट से मुद्रा आपूर्ति क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा कर देंगे तो मुद्रा आपूर्ति बाजार में बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका नगद आरक्षित अनुपात। हमने देखा था सीआरआर, यानी बैंकों को अपनी जमा यानी बैंकों के पास जो भी पैसा जमा होता है तो आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है। ठीक है, तो सीआरआर बढ़ने पर बैंकों की ऋण देने की क्षमता घटती है। तो अगर सीआरआर का परसेंटेज यानी अगर मान लीजिए 100 रुपए थे, 100 रुपए में पहले क्या था? 10 रुपए जो थे वो अगर मान लीजिए सीआरआर के रूप में रखना पड़ रहा था। ठीक है, मान रहे हैं सीआरआर के रूप में रखना पड़ रहा था। ठीक है, तो अब अगर आरबीआई कहता भाई अब 10 रुपए नहीं, तो क्या होता? बैंक क्या लोन कितने का दे रहा था? 90 का दे रहा था। अगर वो कह दे कि भाई अब 100 का नहीं बल्कि तुम क्या करोगे भाई? अब 20 रुपए तुमको रखना पड़ेगा, तो अब बैंक कितना दे पाएगा? 80 ही दे पाएगा ना। तो इससे क्या होगा कि भाई वो कम लोन दे पाएंगे। तो ऐसे ही सीआरआर को कम ज्यादा करके अगर वो क्या करेंगे भाई? सीआरआर को बढ़ा देंगे तो बैंक जो होगा वो उतना कम पैसा जो है मार्केट में दे पाएंगे लोन के रूप में, और वही घटा देगा तो वो ज्यादा दे पाएंगे। सेम ऐसे एसएलआर का भी होता है, सेम उल्टा कर दो। बैंकों को अपनी जमा का एक भाग तरल संपत्तियों के रूप में रखना पड़ता है। अगर एसएलआर बढ़ने से ऋण कम होता भाई, एसएलआर अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा भाई? तो ज्यादा पैसा क्या करना पड़ेगा? अपने पास तरल के रूप में रखना पड़ेगा। तो वो क्या होगा? मार्केट में नहीं दे पाएंगे। लेकिन एसएलआर को कम कर देंगे तो उनको तरल के रूप में कम पैसा रखना पड़ेगा, तो जो पैसा रहेगा वो कहाँ रखेंगे? मार्केट में दे देंगे, तो उससे ज्यादा पैसा उनके पास बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इनको कंट्रोल करके आरबीआई क्या करती है भाई? मुद्रा की आपूर्ति को कम या ज्यादा करती है। इसी में अगला आता है खुले बाजार की प्रक्रिया, ओएमओ कहा जाता है इसे। आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। ठीक है ना, तो क्या होता है भाई? मान लीजिए गवर्नमेंट बॉन्ड निकालती है। ठीक है, बॉन्ड इसलिए निकालती है, गवर्नमेंट को लगता है भाई मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया है। ठीक है, तो ज्यादा पैसा आ जाता है तो इस मार्केट के सारे मनी को कंट्रोल करने के लिए ऐसे बॉन्ड निकालेगी, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करेगी लोगों को। भाई आरबीआई में जो इन्वेस्ट करना बहुत आसान होता है और प्लस में सिक्योर होता है, तो इसलिए हर कोई क्या करेगा? जो भी ये कंट्री में मनी का फ्लो ज्यादा हो जाएगा वो सब बॉन्ड खरीदना शुरू कर देंगे। तो इससे सारा का सारा पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा, और इससे क्या होगा? मुद्रा की आपूर्ति क्या होगी? घट जाएगी। ठीक है, और उसके मान लीजिए कि भाई ये तो ज्यादा था, अगर मान लीजिए मनी की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो मनी की कमी हो जाएगी, तो अब इस बॉन्ड को, मनी की जब कमी हो जाती है तो ये बॉन्ड था जो किसके पास पड़ा हुआ है? क्योंकि क्या करा है? बैंकों ने बॉन्ड खरीद लिया है, तो अब क्या करेगी? क्योंकि मार्केट में पैसा लाना है, तो अब मुद्रा आपूर्ति क्या करनी है भाई? बढ़ानी है। तो पहले क्या किया? बेच के
और क्या किया, पहले क्या किया, बेचा बॉन्ड, तो मनी को क्या किया, अपने पास ले लिया सारा का सारा। अब मार्केट में मनी को बढ़ाना है, तो अब क्या करेगी, कहेगी भाई ये बॉन्ड, आरबीआई क्या कहेगी कि भाई हमने आपको बॉन्ड दिया था, अब हम बॉन्ड ये ना आप हमें बेच दीजिए, हम खरीदना चाहते हैं। तो भाई अब क्या होगा, उनको अच्छा अगर रेट मिल रहा होगा तो वो क्या करेंगे भाई, बॉन्ड को आरबीआई को दोबारा दे देंगे, यानी क्या करेंगे, आरबीआई को बेचेंगे। अब जैसे आरबीआई को बॉन्ड बेचा तो फिर मनी क्या होगी, जो कम थी वो मनी मार्केट में फिर ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मनी को कंट्रोल करती है आरबीआई इन सब चीजों के जरिए, ये मात्रात्मक उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंक और केंद्रीय बैंकों में क्या अंतर होता है। तो देखिए, वाणिज्य बैंक वह संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है, ऋण देती है और लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है। तो वाणिज्य बैंक क्या करती है भाई, जितने भी आम नागरिक होते हैं उनके पैसे को बैंक में रखती है, ठीक है, और उस पैसे को लोन पे देती है, और आप में जो पैसा रखा हुआ है तो उसमें आपको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, वहीं केंद्रीय बैंक वह शीर्ष संस्था है जो देश की बैंकिंग मौद्रिक व्यवस्था को नियंत्रित, संचालित और विनियमित करती है। तो ये देश में जो भी बैंकिंग व्यवस्था है उसको नियंत्रित करने का काम जो होता है वो केंद्रीय बैंक का होता है। स्वामित्व निजी क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के स्वामित्व में होते हैं। तो भाई बैंक जो होते हैं वो प्राइवेट भी होते हैं और सरकारी भी होते हैं। यह सामान्यतः सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में होती है। तो ये टोटल इस पे जो नियंत्रण होता है वो सरकारों का होता है। बैंक प्रणाली में अगर स्थान की बात करें तो देश की बैंकिंग प्रणाली का एक भाग है और बैंकिंग प्रणाली का सर्वोच्चतम शीर्ष है ये। ठीक है, तो ये एक प्रणाली का भाग है, यानी बहुत सारे बैंक हैं तो एक भाग होता है, लेकिन ये तो पूरे जो बैंक जितने भी बैंक हैं उन सबको देखने का काम जो होता है वो केंद्रीय बैंक का होता है। मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता, जबकि अगर देखें केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार है। इसका उद्देश्य होता है भाई लाभ कमाना, और इसका उद्देश्य होता है सार्वजनिक हित में कार्य करना, यानी सबका भला हो सके, किसी को नुकसान ना हो, तो उन सब चीजों को देखना होता है। जनता से लेन देन, सीधे जनता से लेन देन होता है, लेकिन यहाँ पर सीधे जनता लेन देन नहीं करती। ठीक है, संख्या, एक देश में अनेक वाणिज्य बैंक हो सकते हैं, जैसे एसबीआई है, पीएनबी, एचडीएफसी, तो ये सारे क्या हैं, बहुत सारे बैंक है। और एक देश में सामान्यतः केवल एक ही केंद्रीय बैंक होता है, जैसे भारत के अंदर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 3, आय और रोजगार का निर्धारण। ठीक है, इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति के बीच में संबंध स्पष्ट करें। इनमें से किसका मूल्य ऋणात्मक हो सकता है और कब। ठीक है, तो देखिए औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, यह बताती है कि किसी भी स्तर की आय में प्रति 1 रुपए की कितनी राशि उपभोग में जाती है, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो एपीसी होता है उपभोग अपोन में आय, यानी जो आपकी इनकम है उस इनकम में आप कितना उपभोग पर खर्चा कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है सी अपोन में वाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है औसत बचत प्रवृत्ति। तो यह बताती है किसी भी स्तर पर आय में 1 प्रति रुपए की कितनी राशि बचत की जाती है, इसे इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो एपीएस क्या होता है भाई, बचत बताता है कि भाई 1 रुपए में आप औसत कितनी बचत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको निकालते हैं हम एस अपोन में वाई से डिवाइड कर कर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एपीसी और एपीसी के बीच एपीएस के बीच में संबंध क्या होता है। तो देखिए कुल जो आय होती है वो हमारी किससे मिलकर बनती है, सी प्लस एस। ठीक है, कंजप्शन और सेविंग से मिलकर हमारी टोटल इनकम बनती है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमेशा एपीसी और एपीएस जो होता है एक होता है। ठीक है, तो हम जो अपनी आय का खर्चा किस पे करते हैं, जो भी हमारी आय होती है उसका खर्चा किस पे होता है, कंजप्शन पे होता है या सेविंग पे होता है। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो हमारी क्या बनती है, कम बनती है। तो आप जब भी इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो वो यानी एपीसी और एपीएस करेंगे तो एक आएगा, याद रखना एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आय ब्रेक इवन पॉइंट से कम होती है तो एपीसी शून्य से कम ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, यानी देखिए अगर आपके आय जो है, इनकम जो है वो कितनी है, 1 रुपए है। ठीक है, और आप जो है कंजप्शन कर रहे हैं वो 1.5 रुपए का, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं जो सेविंग होती है आपकी वो निगेटिव में जा सकती है। ठीक है, तो सेविंग आपकी निगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि भाई ये जो 50 पैसे आपने एक्स्ट्रा खर्च किए वो आप कहाँ से खर्च करेंगे, वो आप खर्च करेंगे सेविंग में से। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट है सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यह बताती है कि आय में प्रति 1 रुपए की वृद्धि पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है, यानी आपकी आय में जितनी वृद्धि हुई उसमें से कितना आपने कंजप्शन में वृद्धि करी। ठीक है, तो इसे इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि भाई कितना आपकी जो थी कंजप्शन में परिवर्तन आया इनकम में परिवर्तन आने से, तो इसे हम क्या कहते हैं, एमपीसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट आप देखेंगे तो एमपीएस क्या होता है, तो यह बताती है कि आय में प्रति 1 रुपए की वृद्धि में बचत कितनी वृद्धि होती है। तो इसमें सेम चीज है भाई कि अगर आपकी आय में कितनी, यानी आपकी इनकम में जितनी वृद्धि, आपने सेविंग में कितनी वृद्धि करी जब आपके इनकम में परिवर्तन आया था, तो इनकम में परिवर्तन से आने से सेविंग में कितना परिवर्तन आया। ठीक है ना, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो आपका एमपीएस आ जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एमपीसी एंड एमपीएस का योग इस प्रकार होता है। तो एमपीसी हो गया और एमपीएस हो गया, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, मान लीजिए अगर हम इन दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो एमपीसी प्लस एमपीएस, ठीक है, इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा एस। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा कम। ठीक है,
तो भाई आपका जो सी था ये, ठीक है, तो सी प्लस एस मिलकर क्या बनता है, आपका इनकम ही बनता है ना, तो ये चेंज इन इनकम हो जाएगा, ये चेंज इन इनकम हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इसलिए एम पी सी प्लस में एम पी एस ये हमेशा किसके बराबर होगा, आपका 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी, ठीक है। जैसे एपीसी और एपीएस 1 के बराबर होता है, वैसे एमपीसी और एमपीएस भी 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह का मतलब है एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उपभोग वक्र से बचत वक्र प्राप्त करने के चरण लिखिए और रेखा चित्र का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो देखिए उपभोग वक्र क्या होता है, तो मान लीजिए भाई ये है आपका कंजप्शन। देखिए कंजप्शन जो होता है वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता, इनकम आपकी जीरो से शुरू हो सकती है, ठीक है। कंजप्शन जो होता है वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होता, इनकम जो है आपकी जीरो से शुरू हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी इनकम हो गई, ठीक है, और ये हो गया आपका कंजप्शन, ठीक है। अब देखिए जब आपकी इनकम नहीं थी, आपने कंजप्शन किया था, तो वो कंजप्शन कहाँ से होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो कंजप्शन हमेशा कहाँ से होगा, वो कंजप्शन होता है सेविंग से, ठीक है। अब देखिए जब आपकी इनकम नहीं थी, ठीक है, तो ये जो आपने खर्चा किया है वो कहाँ से किया था, वो खर्चा आपने सेविंग से किया था, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब आपकी इनकम कंजप्शन के बराबर थी, तो उस समय आप देखेंगे जब इनकम कंजप्शन के बराबर होती है तो सेविंग हमेशा क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो यानी अब देखिए ये वाला पॉइंट है, जब इनकम कंजप्शन के बराबर है तो आप देखेंगे जो आपकी सेविंग होती है, ये वाला पॉइंट, ये क्या होती है, हमेशा सेविंग जो आपको दिखाएगी जीरो, ठीक है। ये पॉइंट पे ना, यहाँ पे ये जीरो होती है। तो इस तरह से आप कंजप्शन से सेविंग कर्व बना सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमने एक आइडिया लिया है, अब इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए ये रहा उपभोग वक्र से बचत वक्र की प्रवृत्ति। तो देखिए चित्र में आप देखेंगे एसी उपभोग वक्र है और ओवाई आय वक्र है, तो ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो हमने देखा था कि भाई कंजप्शन जो होती है वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होती, इनकम जो होती है आपकी जीरो से शुरू होती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि बचत आय और उपभोग के बीच का अंतर होती है। तो भाई जो सेविंग होती है वो क्या होती है, ठीक है। सेविंग जो होती है, जो आपकी इनकम है, अगर आप कंजप्शन में से, ठीक है, अपनी इनकम में से, सॉरी आपको सेविंग निकालनी है, तो आप इनकम में से क्या करें, कंजप्शन निकाल दे, तो क्या आ जाएगी, आपकी सेविंग आ जाएगी, क्योंकि आप अपनी इनकम को दो तरह से खर्च कर रहे हैं ना, एक तो कंजप्शन पे और सेविंग पे, ठीक है। अब देखिए जब आय जीरो होती है तो उपभोग ओ ए होता है, इसलिए बचत स्तर ओ ए होगा। इस प्रकार ओ ए बचत की प्रारंभिक बिंदु होती है, यानी भाई जब आपके पास इनकम नहीं थी तो आपने ये जो खर्चा किया है तो वो कहाँ से किया था, वो आपने यहाँ से सेविंग से किया था, ठीक है। तो बिंदु ई आय और उपभोग बराबर होते हैं, जिसमें संतुलन बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, इसलिए बचत शून्य होगी। तो अब देखिए जब हमने देखा था ना, कंजप्शन तो हमारी कहाँ थी, कंजप्शन यहाँ शुरू हुई थी, लेकिन इनकम हमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो कंजप्शन भी हमारी बढ़ रही थी, और जहां पर इनकम कंजप्शन जो इनकम के बराबर होती है तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है, और यही जो जगह होती है यहीं पर आप देखेंगे आपकी सेविंग जो होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप कंजप्शन कर्व से सेविंग कर्व आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ए और ए भी जोड़ेंगे तो इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे ताकि बचत वक्र प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो इस बचत, इस आपका जो कंजप्शन है उपभोग वक्र है, उससे आप क्या निकाल सकते हैं, सेविंग जो वक्र है वो निकाल सकते हैं, सेविंग कर्व जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर आप उल्टा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेविंग से कंजप्शन कर्व आ जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने आप कर लेना, ठीक है। लिखना ऐसे ही है, बस इसको क्या करना है, इसको आपको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, तो सेम ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर कर लेना, ठीक है। बचत वक्र से उपभोग वक्र भी कर लेना आप, इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्यात्मक उदाहरण देकर निवेश गुणांक की कार्यप्रणाली को समझाइए, ठीक है। तो देखिए निवेश गुणांक वह अनुपात है जिससे यह ज्ञात होता है कि निवेश में हुई वृद्धि राष्ट्रीय आय में कितनी गुना वृद्धि होगी। यानी अगर आप जितना जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या होता है कि आय भी जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये हम जब इसको निकालते हैं तो उसे हम जब कितना वृद्धि हुई उसे हम कहते हैं निवेश गुणांक, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एमपीसी जो आपका एमपीसी है वो 0.8 है, ठीक है। एमपीसी 0.8 है और आपने इन्वेस्टमेंट किया था मान लीजिए 100 रुपए का, ठीक है। तो अब बताइए कि 100 रुपए से निवेश गुणांक कितना होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, तो 1/1 माइनस 0.8 लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 0.2, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो अब आपका कितना आ गया, जो के आ गया, मल्टीप्लायर आ गया, वो कितना आ गया, 5 गुना आ गया। यानी कि आपने 100 रुपए लगाए थे, 5 गुना वृद्धि हुई, तो आप कह सकते हैं जो आपका निवेश बढ़ा है वो कितना हो गया अब 500। यानी जो आपकी आय में, यानी 100 रुपए के निवेश से जो आपके आय में वृद्धि हुई है वो 500 गुना हुई है, सॉरी 500 हुई है, 5 गुना हुई है जो 500 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं निवेश गुणांक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित निवेश और स्वायत्त निवेश में क्या अंतर है बताओ। तो देखिए प्रेरित निवेश क्या होता है, वह निवेश जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश कहते हैं। ठीक है, ये रहा, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। किस पर निर्भर करता है, तो यह आय के स्तर पर निर्भर करता है। जब लाभ की संभावना आय बढ़ती है तो वह निवेश भी बढ़ता है। तो भाई जैसे जैसे आप देखेंगे लाभ बढ़ रहा होगा तो वैसे वैसे क्या करेंगे आप, निवेश भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जरूर लाभ के लिए होता है। तो जैसे जैसे आप देखते हैं कि आपका लाभ बढ़ता है तो वैसे वैसे आप क्या करते हैं, निवेश को भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर निजी क्षेत्र द्वारा होता है। तो ज्यादातर आप देखते हैं लाभ कौन कमाते हैं, निजी क्षेत्र। तो आप देखेंगे ज्यादातर जो प्रेरित निवेश होता है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्वायत्त निवेश। तो वह निवेश जो आय के स्तर की परवाह किए बिना किया जाता। तो यहाँ पर भाई आय की परवाह नहीं किया जाता, उसके बाद भी निवेश किया जाता है। तो यह लाभ से नहीं बल्कि समाज कल्याण या अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये लाभ के लिए, जैसे गवर्नमेंट खर्चा करती है ना भाई, पुल वगैरह बनाती है, स्कूल वगैरह बनाती है, तो ये सारे क्या होते हैं, स्वायत्त निवेश होते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर सरकार द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो सरकार भाई तय कर देती है कि इतना करना है निवेश। तो भाई ये एक निवेश जो होता है स्वायत्त होता है, वो तय होता है और इतना निवेश गवर्नमेंट करती ही करती है। ठीक है, चाहे आय हो ना हो, गवर्नमेंट को वो खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणांक का एमपीसी और एमपीएससी के बीच में क्या संबंध है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए गुणांक एमपीसी और एमपीएससी के साथ संबंध की बात करें तो गुणांक यह दर्शाता है कि निवेश में हुई वृद्धि से राष्ट्रीय आय में कितनी गुना वृद्धि होगी। इसका संबंध सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी और सीमांत बचत प्रवृत्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। ठीक है, तो भाई गुणांक जो है एमपीसी और एमपीसी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे देखिए, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए एमपीसी के साथ संबंध क्या होता है गुणांक का, तो एमपीसी जितना अधिक होगा लोग उतना अधिक उपभोग करेंगे। ठीक है, तो एमपीसी जितना अधिक होगा लोग उतना अधिक उपभोग करेंगे। जैसे जैसे एमपीसी बढ़ता है तो वैसे वैसे आप देखते हैं उपभोग जो होता है वो बढ़ता जाता है। अधिक उपभोग से आय में अधिक बार वृद्धि होगी, इसलिए एमपीसी बढ़ने पर गुणांक भी बढ़ता माना जाएगा। तो भाई जितना लोग खर्चा करेंगे उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उतना गुणांक भी बढ़ेगा। ठीक है, और एमपीएस के साथ संबंध क्या होता है, तो एमपीएस जितना अधिक होगा उतना ही अधिक आय बचत में चली जाएगी, और एमपीएस अगर बढ़ रहा है तो आप देखेंगे जो आय है वो बचत में चली जाएगी, और जब आय बचत में जाती है तो निवेश रुकता है, और जब निवेश रुकेगा तो मल्टीप्लायर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो अधिक बचत से आय का प्रवाह रुकता है, इसलिए एमपीसी बढ़ने पर गुणांक मान घटता है। तो एमपीएस अगर आप बढ़ रहे हैं, एमपीएस बढ़ाया जा रहा है तो गुणांक कम होगा। ठीक है, और अगर, ठीक है, तो ये किसका है, एमपीएस के साथ संबंध है। एमपीएस अगर बढ़ेगा तो आप देखेंगे गुणांक कम होगा, और वहीं जब एमपीसी बढ़ेगा तो गुणांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों का सीधा संबंध होता है, इसमें विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो गुणांक एमपीसी से प्रत्यक्ष तथा एमपीसी से व्युत्क्रम संबंध होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है बचत और निवेश दृष्टिकोण के माध्यम से आय का संतुलन स्तर कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए संतुलन तभी प्राप्त होता है जब निवेश और बचत बराबर हो, क्योंकि इस स्तर पर आय और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो इस समय आय और उत्पादन जो होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जब निवेश और बचत बराबर होती है तो यह संतुलन बिंदु बचत वक्र और निवेश वक्र के प्रतिच्छेद पर स्थित होता है। ठीक है, यानी जहां पर आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक जगह मिलते हुए दिखाई देंगे तो वही संतुलन बिंदु होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें आप देखेंगे जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे आप देखते हैं कंजप्शन बढ़ती है, और जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे आपको पता है भाई सेविंग भी बढ़ती है। ठीक है, निवेश जो होता है वो आपका नियोजित निवेश होता है। तो भाई जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ता है, तो कुल मांग भी बढ़ती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है भाई, कुल पूर्ति भी बढ़ती है। तो मांग के बढ़ने से आपको पता है भाई पूर्ति तब तक, मांग जब तक पूर्ति के बराबर ना हो जाए तब तक ये बढ़ता रहता है। ठीक है, तो मांग और पूर्ति जब बराबर हो जाती है तभी जो है कोई भी बाजार है वो संतुलन में आता है, या कोई भी अर्थव्यवस्था है जो संतुलन में आती है। ठीक है, अब देखिए जब मांग और पूर्ति संतुलन में होती हैं तो उसी समय आप देखेंगे कि बचत और निवेश वो भी क्या होता है, संतुलित होता है। ठीक है, तो यही यानी इस दोनों में अगर आप देखेंगे जब आपकी बचत और आपका निवेश जो है बराबर हो, और जो कुल मांग कुल पूर्ति बराबर हो, तो एक अर्थव्यवस्था संतुलित होती है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा अगर सेविंग आप ज्यादा कर लें, अगर सेविंग ज्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो क्या होगा, तो इन्वेंट्री घटेगी, जिससे संतुलित करने के लिए उत्पादन और आय बढ़ते हैं जब तक एस जो आपकी बचत है वो निवेश के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपने सेविंग, देखिए तब तक सेविंग, जब तक, देखिए जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर नहीं हो गई तब तक सेविंग को बढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तब तक बढ़ाया जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए सेविंग ज्यादा हो गई
तभी भी समस्या है क्योंकि अर्थव्यवस्था संतुलित नहीं होगी। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई, सेविंग को कम करना पड़ेगा, इस स्टेज पे लाकर संतुलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि भाई अगर सेविंग ज्यादा है तो इन्वेंट्री घटेगी। अगर आप सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, पैसा आप ज्यादा बचा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट कम होगा। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डिमांड क्या होगी, तो भाई लोग, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो लोग सामान खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई सामान बनेगा ही नहीं, तो उसकी आपूर्ति कैसे होगी, तो आपूर्ति तो तभी होगी ना जब उसकी मांग होगी। तो अगर आप सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, लोग निवेश कर ही नहीं रहे, तो सामान बनेगा ही नहीं और सामान लोग खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, तो इसलिए संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, सेविंग को क्या करना पड़ेगा, सेविंग को कम करना पड़ेगा। यानी जब हम सेविंग कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, तभी जो एक अर्थव्यवस्था संतुलन में आएगी। ठीक है, वहीं अगर क्या हो जाए, यदि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए, तो मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दी, ठीक है, अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाती है और सेविंग कम हो जाती है, तो इसमें क्या होगा, पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी पूर्ति ज्यादा हो जाएगी और मांग कम हो जाएगी, और जब पूर्ति ज्यादा हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, तो सामान बनेगा नहीं, तो भी असंतुलन आ जाएगा। तो इस समय क्या होगा, तब इस समय यही होगा कि भाई जो इन्वेंट्री बढ़ गई है उसे संतुलित करने के लिए सेविंग करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा। यानी सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, और फिर वो जाके कहां पर आएगा, यहां पर संतुलन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए संतुलन में, और उसके बाद देखिए जैसे सेविंग ज्यादा होती है तो कमी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए एक अर्थव्यवस्था तभी संतुलित होगी या तो मांग पूर्ति के बराबर हो जाए, या बचत जो है वो इन्वेस्टमेंट निवेश के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये जहां पर देख रहे हैं ये सेविंग है और ये आपका इन्वेस्टमेंट है, ये जहां पे मिलता है वही जो होता है संतुलन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिशेष और अल्प मांग क्या होती है। तो देखिए अधिशेष मांग या मुद्रास्फीति अंतराल जो है, जब अर्थव्यवस्था में लोगों की कुल मांग बहुत ज्यादा हो जाती है और उत्पादन पूर्ण रोजगार स्तर पर पहले से ही हो रहा होता है, तब यह स्थिति आती है। लोग जितना सामान खरीदना चाहते हैं उतना सामान नहीं बन सकता। ठीक है, तो इस समय क्या स्थिति होगी, योजनाबद्ध जो समग्र मांग है, यानी मांग जो होती है वो ज्यादा हो जाती है और आपूर्ति जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले एक अर्थव्यवस्था जो थी संतुलन में थी। ठीक है, फुल इक्विलिब्रियम था, यानी पूरा अच्छे से रोजगार संतुलन में था, लेकिन कोई किसी ना किसी कारण से आप देखते हैं मांग जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है, डिमांड जो होती है यहाँ पर आ जाती है। ये डिमांड देख रहे हैं आप बढ़ गई है किन्हीं कारणों की वजह से। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे किन कारणों से मांग बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे मांग बढ़ती है तो यानी मांग बढ़ गई है। ठीक है, और जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर डिमांड इतनी पूरी हो रही थी, फुल एम्प्लॉयमेंट था, लेकिन कुछ कारण आए जिन्होंने क्या किया, मांग को बढ़ा दिया। ठीक है, अब मांग पहले क्या थी, पहले संतुलन यहाँ पे था, मांग जब बढ़ गई तो आप देखेंगे संतुलन जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, यानी लोगों को सामान ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब ज्यादा सामान चाहिए तो क्या होगा, मांग ज्यादा होने से मुद्रास्फीति अंतराल बनता है, कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन उत्पादन और आय नहीं बढ़ते। तो अब भाई देखिए इतने सामान का गैप हो रहा है, इतनी डिमांड है लेकिन हो नहीं पा रहा, तो अब क्या करेंगे जो सामान बना रहे हैं, उन्हें पता है भाई मांग ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, दाम बढ़ा देंगे। ठीक है, जब उत्पादन नहीं बढ़ता तो दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो जैसे ही जब ये मांग पूरी नहीं होती तो क्या किया जाता है, दाम बढ़ा दिया जाता है, और इसी टाइम देखते हैं आप मुद्रास्फीति अंतराल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्प मांग क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था में कुल मांग कम हो और उत्पादन की क्षमता उससे ज्यादा हो, तब यह स्थिति आती है जितना सामान बना है उतना लोग खरीद नहीं रहे होते। ठीक है, तो योजनाबद्ध समग्र मांग, यानी समग्र मांग देखेंगे इस बार कम हो जाएगी और समग्र आपूर्ति जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये देखिए भाई ये डिमांड थी पूरी हो रही थी, लेकिन पता नहीं कौन सी समस्याएं आई, उन समस्याओं की वजह से डिमांड जो है वो घट गई। यानी अब क्या देख रहे हैं आप, सामान ज्यादा है लेकिन डिमांड जो है वो कम है। अब जब डिमांड कम हो जाती है, सामान ज्यादा होता है, तो सामान बेचने के लिए क्या करना पड़ता है, सस्ता करना पड़ता है, मंदी शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी अस्फीति अंतराल बनता है, आय घटती है, उत्पादन कम होता है, क्योंकि भाई पहले सामान ज्यादा है तो और सामान बनेगा नहीं, तो लोगों की आय घटेगी, रोजगार घटेगा, और क्या करना पड़ेगा, सामान ज्यादा है बेचने के लिए उसके दाम को कम करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अधिशेष मांग के कारण, क्यों अधिशेष मांग आई थी, कौन से ऐसे कारण थे जो कई बार अधिशेष बढ़ा देते हैं। तो देखिए अधिशेष मांग तब होती है जब कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। तो इसके प्रमुख कारण होते हैं उपभोग में वृद्धि, आय बढ़ जाने या बचत प्रवृत्ति घटने से लोग अधिक खर्चा करते हैं, तो आय बढ़ जाती है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, आय बढ़ने से क्या करते हैं, लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, या लोग सोचते हैं भाई बचत ना करो खर्चा करो, तो भी देखते हैं आप डिमांड ज्यादा हो जाती है।
स्वत्व निवेश में वृद्धि, ब्याज दरें कम होने पर व्यवसाय अधिक निवेश करते हैं जिससे मांग बढ़ जाती है। तो भाई निवेश ज्यादा आ रहा होता है, ब्याज दरें कम हो जाती है, निवेश ज्यादा आ रहा होता है तो लोगों की आय ज्यादा होती है, तो लोग ज्यादा सामान को खरीदना पसंद करते हैं। सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अधिक खर्च करती है तो बाजार में धन का प्रवाह होता है, लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है, लोगों के पास पैसे आते हैं तो लोग चीजों की डिमांड करते हैं। शुद्ध निर्यात में वृद्धि, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो विदेशी मुद्रा बढ़ती है और मांग बढ़ जाती है, तो हम ज्यादा सामान बाहर भेज रहे हैं, ज्यादा पैसा हमारे पास आ रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है तो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, अधिक कर्ज कम ब्याज दरों में बाजार में धन की उपलब्धता, तो भाई कर्ज लोगों को ज्यादा मिल रहा है, ब्याज दर कम है तो अभी भी पैसा लोगों के पास ज्यादा आएगा तो लोग सामान खरीदेंगे, डिमांड बढ़ेगी। करों में कमी, टैक्स कटौती लोगों की आय बढ़ाती जिससे उपभोग और निवेश अधिक हो जाता है। ठीक है। तो भाई टैक्स कम कर दिया सरकार ने, सामान सस्ता हो गया, लोग ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये कारण है जो कई बार डिमांड को बढ़ा देते हैं। अधिशेष मांग, मुद्रास्फीति अंतराल के प्रभाव, अब अधिशेष मांग में मुद्रास्फीति हो जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए मूल्यों में वृद्धि होगी, वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है जिससे महंगाई बढ़ती है। उत्पादकों का असामान्य लाभ, तो अधिक मांग के कारण उत्पादक क्या करते हैं भाई, सामान का रेट बढ़ा देते हैं तो उनको लाभ ज्यादा होने लगता है। ठीक है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति घटती है, तो महंगाई के कारण लोगों की आय की क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो भाई कई बार सामान महंगा हो जाता है तो लोग कम खरीदना पसंद करते हैं। ठीक है। वेतन मूल्य का चक्र, अब देखिए क्या हो गया, अब क्या हो रहा है, मार्केट में पैसा है, लोगों की आय अच्छी हो रही है, तो जब आय अच्छी होती है तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं भाई, चीजों को बढ़ा रहे हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं तभी तो कीमत बढ़ रही है। कीमतें बढ़ने पर श्रमिक उच्च वेतन की मांग करेंगे। अब भाई जैसे ही सामान महंगा होगा तो भाई जो लोग खरीद रहे थे उनकी आय कम होगी तो वो भी तो कहेंगे भाई सामान महंगा हो रहा है तो हमारी आमदनी बढ़ाओ, हमारी आय को बढ़ाओ, तो उनकी आय बढ़ेगी तो उनका वेतन जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है। तो अब उनका वेतन बढ़ेगा तो दोबारा से भाई जो लोग सामान बना रहे थे, अब मजदूरी ज्यादा लग रही है तो सामान क्या होगा, और ज्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है। तो इससे वस्तुओं की कीमत और अधिक बढ़ जाती है जिससे महंगाई का चक्र बनता है। ठीक है। तो वही होगा भाई, अगर क्या हुआ, प्राइस बढ़ गए हैं, ठीक है, तो प्राइस बढ़ेंगे तो मजदूरी जो होगी वो भी बढ़ेगी, और जब मजदूरी बढ़ेगी तो दोबारा से सामान महंगा होगा क्योंकि भाई मजदूरी तो सामान बना रहे हैं, तो इस तरह से क्या होता है, एक जाल बनता है, महंगाई का जाल बनता है। ठीक है। घटती मांग के क्या कारण होते हैं, मांग क्यों घटती है, तो जब कुल आपूर्ति से कम होती है तो मंदी और बेरोजगारी बढ़ सकती है, तो इसके मुख्य कारण है भाई उपभोग में कमी, आय घटने पर उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाती है, भाई लोगों की आय घटेगी तो लोग सामान कम खरीदेंगे तो क्या होगा, मांग कम हो जाएगी। स्वत्व निवेश में कमी, उच्च ब्याज दर या व्यवसायिक अनिश्चितता के कारण निवेश कम हो जाता है, भाई ब्याज दरें ज्यादा होती हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो लोगों की इनकम नहीं होती तो लोग मांग कम कर देते हैं। सरकारी व्यय में कमी, सरकार खर्चा घटाती जिससे बाजार में धन प्रवाह कम हो जाता है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, खर्चा कम कर रही है, जब गवर्नमेंट खर्चा कम करती है तो मार्केट में पैसा नहीं आता, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, तो इससे क्या होगा, जब लोगों की आय नहीं होगी तो लोग सामान कम खरीदेंगे तो मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है। शुद्ध निर्यात में कमी, निर्यात घटने और आयात बढ़ने से कुल मांग प्रभावित होती है, यानी हम सामान ज्यादा लेकर आ रहे हैं, हमारा सामान कम बिक रहा है, तो इससे हमारी आय कम होगी तो हम क्या करेंगे, मांग में कमी करेंगे। मुद्रापूर्ति में कमी, कम ऋण और सख्त मौद्रिक नीति बाजार में धन उपलब्धता को कम कर देती है। ठीक है। यानी ऋण महंगे हो जाते हैं, लोग के पास पैसा नहीं होता तो लोग सामान खरीद नहीं पाते तो आपूर्ति घट जाती है। करों में वृद्धि, टैक्स बढ़ने से लोगों की परोज्य आय घटती है जिससे उपभोग और निवेश कमी आती है, तो करों में वृद्धि कर दी जाती है, लोग महंगा सामान नहीं खरीद रहे होते इसलिए मांग क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो ये घटती मांग के कारण है। घटती मांग अस्वती अंतराल के प्रभाव क्या होंगे, तो भाई आय और कीमतों में गिरावट आएगी, मांग घटने से आय और वस्तु की कीमतें कम होती हैं जिससे मंदी का खतरा बढ़ जाता है, भाई लोगों का सामान नहीं बिक रहा होगा तो लोग सस्ता करके बेचने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो मंदी आ जाएगी। उत्पादकों का नुकसान, कम बिक्री और घाटे के कारण कंपनियां उत्पादन घट जाता है, तो भाई सामान बेचना है, कम दाम पे बेचना है तो क्या होगा, घाटा होगा, घाटा होगा तो क्या होगा भाई, को नुकसान होगा। उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो कीमतें घटने से खरीद क्षमता बढ़ती है लेकिन आय भी कम हो जाती है जिससे उपभोग प्रभावित हो सकता है, तो भाई कीमतें तो घटती हैं लेकिन आय नहीं होती तो भी सामान नहीं खरीदा जाता, तो इसलिए उपभोग में भी लोग कमी करते हैं, ये भी देखने को मिलता है। ठीक है। अत्यधिक मांग को नियंत्रित करने के उपाय क्या है, तो कैसे नियंत्रित किया जाता है, तो भाई अत्यधिक मांग को मुद्रास्फीति बढ़ती है जिससे जीवन यापन महंगा हो जाता है, इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों अपनाती है, गवर्नमेंट भी प्लस में आरबीआई से नीतियां बनवाई जाती हैं। तो मौद्रिक नीति में क्या होता है, मात्रात्मक उपाय किया जाता है, बैंक दर में वृद्धि कर दी जाएगी, ऋण महंगा करके निवेश व उपभोग मांग कम करना पड़ता है, तो भाई बैंक दर बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे और जिससे क्या हो, मांग कम हो। खुले बाजार की क्रिया, तो सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर मुद्रा की आपूर्ति घटाना। ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम निकालेगी कि भाई हमारी स्कीमें खरीदो, लोग खरीदेंगे तो पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। एलआरआर बढ़ाना, बैंकों की ऋण देने की क्षमता सीमित कर देगी कि भाई आप पैसा जो है वो उतना ज्यादा लोगों को
जो है नहीं देंगे, मार्केट में एलआरआर बढ़ा दिया जाएगा तो उतना ज़्यादा पैसा ऋण पे नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। गुणात्मक उपाय में आप कह सकते हैं सीमांत अनिवार्यता को बढ़ाना, बैंक दरों को ऋण देने की सीमा कम करना, कि भाई बैंक कहेगा कि जरूरी ऋण नहीं है वो ना दिए जाए। नैतिक दबाव, अनावश्यक ऋण रोकने के लिए बैंकों का परामर्श दिया जाएगा कि भाई कि जहां पे जरूरत है वहीं पे ऋण दिया जाए, एक्स्ट्रा ऋण किसी को ना दिया जाए ताकि मार्केट में पैसे का फ्लो ना हो, ठीक है। तो ये कुछ उपाय किए जाते हैं, ठीक है। राजकोषीय नीति में क्या आता है, आय नीति, नए कर लगाकर कर दरों में को बढ़ाकर क्रय शक्ति कम करना, तो गवर्नमेंट कर को बढ़ा देगी। व्यय नीति, सरकारी खर्चों में कटौती कर देगी। सार्वजनिक ऋण, सरकार जनता से ऋण लेकर उनको खर्च करने की क्षमता घटाती है, ठीक है, उनसे पैसा लेकर और उनके पास जो पैसा कम कर देगी। घाटे की वित्त व्यवस्था, नोट छापने में कमी ला देगी, ठीक है। तो ये राजकोषीय नीति है जिससे मांग को क्या है, कम किया जाता है, ठीक है। और अल्प मांग को ठीक करने के उपाय, तो इसी का आप जस्ट उल्टा कर देंगे, तो मौद्रिक और राजकोषीय नीति इसमें भी चलती है, इनको उल्टा कर दो तो ये जो होते हैं अल्प मांग को ठीक करने के उपाय होते हैं, ठीक है। इसको आप अपने आप कर लेना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अगला चैप्टर है सरकार का बजट और अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो बजट के उद्देश्य बताइए। तो बजट का पहला उद्देश्य होता है भाई आर्थिक विकास। बजट के माध्यम से सरकार विकास योजनाओं पर व्यय कर आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। तो गवर्नमेंट बजट इसलिए बनाती है कि भाई लोगों का आर्थिक विकास किया जा सके, ऐसी योजनाएं बनाई जा सके जिससे देश का विकास किया जा सके और लोगों को जरूरत चीजें जो है वो मुहैया कराई जा सके, ठीक है। आय एवं संपत्ति में समानता, तो प्रगतिशील कर प्रणाली और सामाजिक कल्याण योजनाओं द्वारा असमानता कम की जाती है। तो भाई आय और संपत्ति में समानता लाती है, यानी जिनके टैक्स में छूट दी जाती है, जिनके पास संसाधन कम होते हैं, पैसे कम होते हैं, ठीक है, और उनके लिए नए काम लाए जाते हैं, और जिनके पास आमदनी ज़्यादा होती है उन पर टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, ताकि और लोगों के कल्याण के लिए काम किए जा सके। आर्थिक स्थिरता, महंगाई और मंदी को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना बजट का उद्देश्य होता है। अगर देश के अंदर मंदी आ गई है, ठीक है, या फिर महंगाई आ गई है, तो उसको बजट में नीतियां बना के नियंत्रित किया जाता है। रोजगार सृजन, सार्वजनिक व्यय और विकास परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई, सार्वजनिक व्यय करती है बहुत जगह पर जहां पर लोगों को रोजगार दिया जा सके, ठीक है। संसाधनों का कुशल उपयोग, बजट द्वारा राष्ट्रीय संसाधनों का सही और संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना। तो बजट के द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी संसाधन है उनका सही से इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, लोगों को जो है विकास की ओर ले जाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी नीतियां जो है बनाई जाती हैं। सामाजिक कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रावधान, तो ये सारी नीतियां बनाकर बजट के द्वारा गवर्नमेंट जो है लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, ठीक है। तो ये बजट के कुछ उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के बीच में क्या अंतर है। तो देखिए राजस्व प्राप्ति क्या होती है, ये वे सरकारी प्राप्तियां होती हैं जो किसी परिसंपत्ति में कमी या किसी देनदारी के निर्माण का कारण नहीं बनती, यानी यहां से गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा आता है, कुछ देना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये बार बार होने वाली प्राप्तियां होती है, तो गवर्नमेंट को यहां से बार बार ही पैसा प्राप्त होता है। राजस्व प्राप्तियां ऋण सृजन नहीं करती, ठीक है, तो इनसे गवर्नमेंट को कोई ऋण नहीं देना पड़ता। कर प्राप्ति हो गया, जैसे शुल्क हो गया, जुर्माने हो गए, ब्याज दंड आदि, तो ये सारी आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं, ठीक है। वहीं पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो ये वे सरकारी प्राप्तियां होती हैं जो परिसंपत्तियों में कमी या देनदारियों के निर्माण का कारण बनती है। यानी गवर्नमेंट को यहाँ से पैसा कमाना है, या तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा भाई, देनदारी करनी पड़ेगी, या तो यानी अगर पैसा लिया है तो कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई सामान देना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है। ये गैर आवर्ती प्राप्तियां होती है, यानी गवर्नमेंट को एक ही बार इससे पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। कुल पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि उधार ऋण सृजन कराती हैं, ठीक है। तो पूंजीगत प्राप्तियों में आप देखते हैं ऋण का भी सृजन होता है, तो ये पॉजिटिव होता है। ऋणों की वसूली हो गया और विनिवेश और उधार हो गया, तो ये सारे पूंजीगत के अंदर आते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच में अंतर बताइए। तो देखिए राजस्व व्यय क्या होता है, तो ये वे सरकारी व्यय होते हैं जो किसी परिसंपत्ति के निर्माण या किसी देनदारी को कम करने में सहायक नहीं होते। यानी इससे गवर्नमेंट ना तो कुछ परिसंपत्ति का निर्माण करती है और ना ही कोई देनदारी का काम करती है, ठीक है। ये बार बार होने वाला व्यय होता है, तो इस पर गवर्नमेंट को बार बार खर्चा करना पड़ता है। ये सरकार के सामान्य संचालन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, तो गवर्नमेंट इससे अपनी जो भी सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसको चलाती है। तो इसके अंदर आ गया भाई ब्याज, सरकारी सहायता, कर संग्रह करना, व्यय, दान, पेंशन आदि, तो ये सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट को राजस्व व्यय से करना पड़ता है। पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो ये वे सरकारी व्यय होते हैं जो किसी परिसंपत्ति के निर्माण या किसी देनदारी को कम करने में सहायता होती है। जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट की जो भाई परिसंपत्तियां या तो बनती हैं या तो कोई देनदारी होती है, उसको कम किया जाता है पूंजीगत व्यय से। तो ये गैर आवर्ती व्यय होते हैं, ठीक है, ये बार बार नहीं, एक बार करना पड़ता है खर्चा। ये परिसंपत्तियों को अधिग्रहण और ऋण देने के लिए किए जाते हैं, या तो परिसंपत्तियां खरीदी अधिग्रहण किया जाता है या किसी को ऋण लिए जाते हैं, तब जो पूंजीगत व्यय किया जाता है। इसमें आप देखेंगे मशीनरी का अधिग्रहण, यानी कोई मशीन अगर गवर्नमेंट ने खरीदी है, ठीक है, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए हैं, इमारतों का निर्माण कराया है, ऋण की अदायगी करी है, तो ये सारे जो गवर्नमेंट के पूंजीगत व्यय के अंदर आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के बीच में अंतर बताइए। तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? कर जिसका भार देनदारी एक व्यक्ति पर पड़ता है वो प्रत्यक्ष, यानी आपको खुद उसको देना पड़ता है। करदाता स्वयं कर का भुगतान करता है और करदाता को स्वयं ही उसका भुगतान करना पड़ता है। इसमें आपके आयकर, निगम कर और संपत्ति कर आते हैं। आयकर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, तो प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, आपको डायरेक्ट देना पड़ता है क्योंकि। तो इसमें आपके प्रगतिशील आय बढ़ने पर दर भी बढ़ती है, तो प्रगतिशील भी होते हैं, आपकी आय बढ़ेगी तो आपकी टैक्स स्लैब भी बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो कर जिसका प्रारंभिक भार किसी व्यक्ति पर होता है लेकिन वह दूसरे पर डाल देता है। तो भाई एक व्यक्ति के ऊपर का भार होता है लेकिन वो दूसरे, जैसे आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, आपने 100 रुपए का एक सामान खरीदा, उस पर 10 रुपए का जो टैक्स था जीएसटी लगाया, तो 110 रुपए का बना के आपको दे दिया जाएगा। तो वो टैक्स किसने दिया? आपने दिया, ठीक है। तो दुकानदार ने आपके ऊपर डाल दिया। उपभोक्ता तय कर का भुगतान करता है, तो जो खरीदता है उपभोक्ता लास्ट में वही उसको जो यूज कर रहा है वही भुगतान करता है। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, सीमा शुल्क, सेवा कर, ये सारे आ जाते हैं। वस्तु और सेवाओं की कीमतों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं, तो भाई वस्तु हो गए या सेवा हो गए, जब ये लगता है तो उसके दाम जो है अपने आप आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। प्रतिगामी कम आय वाले भी समान दर पर भुगतान करते हैं, तो ये प्रतिगामी होते हैं भाई, सबको समान रूप से भुगतान करना पड़ता है। अमीर और गरीब दोनों इस टैक्स को देते हैं सेम। बजट घाटा क्या होता है? तो देखिए बजट घाटा उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक होता है। यह आर्थिक प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण संकेतक और यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उधारी की आवश्यकता है, ठीक है। यानी कि जब गवर्नमेंट जितना चाहती थी उतना इकट्ठा नहीं कर पाती जितना उसने खर्चा कर दिया, ठीक है। तो जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो जाए, ठीक है। तो बजट घाटा क्या है? कुल व्यय जो था आपका कुल प्राप्तियों से ज्यादा हो जाता है तो बजट घाटा, यानी कुल व्यय में से आप कुल प्राप्तियां घटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा बजट घाटा हुआ है, ठीक है। तो आपने भाई 100 करोड़ जो था वो जो व्यय किया और आपकी जो प्राप्तियां थी वो 90 करोड़ थी, ठीक है। तो कुल व्यय कितना हुआ भाई? 100 करोड़ का, और कुल प्राप्तियां कितनी थी? 90 करोड़ की। तो बजट घाटा कितना हुआ आप देखेंगे? 10 करोड़ का, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका बजट घाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट घाटे के प्रकार बताइए। तो देखिए राजस्व घाटा होता है सबसे पहले। तो राजस्व घाटा क्या होता है? जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं, ठीक है। तो राजस्व घाटा कैसे निकाला जाएगा भाई? राजस्व पर आपने जो व्यय किया था, जो राजस्व प्राप्तियां हुई थी उससे आप माइनस कर दें तो आपका राजस्व घाटा जो है वो निकल कर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा क्या होता है? तो जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक होता है लेकिन उसमें उधारी शामिल नहीं की जाती तो उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं, ठीक है। तो कुल जो आपका व्यय था कुल प्राप्तियों से जब अधिक हो जाता है, हाँ, लेकिन इसमें उधारी को निकालना पड़ता है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां आप माइनस कर दें लेकिन उधारी को आपको छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और राजकोषीय घाटे को आप बजट घाटा प्लस उधारी भी करके निकाल सकते हैं, और राजकोषीय घाटे को आप राजस्व घाटा प्लस में कर दें कुल व्यय माइनस कुल पूंजीगत प्राप्तियां उधारी को छोड़कर, तो भी आप ये 3 तरीके से जो है आप राजकोषीय घाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो देखिए राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच का जो अंतर होता है, इसका मतलब है यदि सरकारों को अपने पुराने ऋणों पर ब्याज नहीं चुकाना पड़े तो उसका वास्तविक घाटा कितना होगा। यानी जो पुराना उधार लिया था उसको छोड़ दिया जाए तब उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक घाटा कहते हैं, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे में से क्या करेंगे आप? ब्याज भुगतान माइनस कर देंगे तो भी आपका प्राथमिक घाटा आ जाएगा, ठीक है। संतुलित बजट के क्या लाभ और हानियां होती हैं? तो देखिए संतुलित जो बजट होता है वो क्या देता है? वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है। अगर संतुलित बजट है इसका मतलब आप जो है भाई जितना आप पैसा आपने प्राप्त किया है उतना ही पैसा आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या है? संतुलित बजट होता है। तो इससे क्या होता है? आपकी वित्तीय स्थिरता रहती है, ठीक है। आपको अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ता। यह सरकार द्वारा अनावश्यक खर्च को रोकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है भाई? अनावश्यक खर्चों को रोक देती है इससे। हानि क्या है इसकी? तो देखिए संतुलित बजट सरकार की कार्य क्षमता और नीतिगत स्वतंत्रता को सीमित कर देता है। यानी गवर्नमेंट लिमिटेड चीजों पे काम कर रही होती है, लोक कल्याण की नीतियों पर पैसा खर्च करना नहीं चाहती क्योंकि उसको लगता है भाई बजट ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो लोक कल्याण नीतियों के जो कार्य होते हैं वो रुक जाते हैं। यह अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। तो इससे क्या होगा भाई? देश की जो आर्थिक विकास है वो रुक सकता है इससे। चैप्टर नंबर 5 देखते हैं, भुगतान शेष एवं विनिमय दर का निर्धारण, ठीक है। तो इसमें पहला जो आपका क्वेश्चन आता है, भुगतान संतुलन बीओपी में चालू खाते के घटक क्या हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है आपका वस्तुओं का निर्यात आयात। इसमें भौतिक वस्तुएं का जो लेन देन शामिल होता है जिसे हम दृश्यमान व्यापार भी कहा जाता है, यानी जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं उनका जो आयात निर्यात होता है उसे शामिल किया जाता है। सेवाओं का निर्यात आयात शामिल होता है। इसमें अदृश्य व्यापार शामिल होता है जैसे कि आईटी सेवाएं हो गई, पर्यटन, बैंकिंग सेवाएं, तो इनको शामिल किया जाता है, ठीक है, भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका निवेश व्यय। इसमें निवासियों द्वारा प्राप्त आय और अनिवासियों को दी गई निवेश आय भी शामिल होती है, ठीक है।
और एक तरफा हस्तांतरण भी इसमें शामिल होता है। इसमें वे हस्तांतरण शामिल होते हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं होता, जैसे कि विदेशों से भेजा गया धन, विदेशी सहायता और उपहार, तो इन सबको भी जो है चालू खाते में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भुगतान संतुलन में जो पूंजी खाता होता है उसके घटक क्या क्या हैं। तो इसमें आपका आता है निजी लेन देन, वे लेन देन जो व्यक्तिगत व्यवसायियों द्वारा संपत्ति या देनदारियों को प्रभावित करते हैं। तो जो भी व्यवसाय होते हैं जो विदेशी संपत्ति का लेन देन करते हैं उसको शामिल किया जाता है। जैसे किसी भारतीय कंपनी द्वारा अमेरिका में एक फैक्ट्री खरीदना, तो ये क्या हो गया, निजी लेन देन हो गया, तो इसको किसमें रखा जाएगा, पूंजीगत खाते में। ठीक है, आधिकारिक लेन देन, वे लेन देन जो सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा संपत्ति या देनदारियों को प्रभावित करता है, उसको भी शामिल किया जाता है। जैसे भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए डॉलर खरीदना, तो ये किसके अंदर आएगा, पूंजीगत खाते के अंदर। प्रत्यक्ष निवेश, इसका अर्थ है कि किसी संपत्ति को खरीदना और उस पर नियंत्रण प्राप्त करना। ठीक है, तो प्रत्यक्ष निवेश क्या होगा भाई, कोई भी आपने संपत्ति खरीदी उस पर नियंत्रण स्थापित किया। जैसे अमेरिका की कंपनी एप्पल का भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलती है, तो ये प्रत्यक्ष निवेश होता है, तो इसको आप किस में रखेंगे, पूंजीगत खाते के अंदर। ठीक है, पोर्टफोलियो निवेश, इसमें संपत्ति का अधिग्रहण तो किया जाता है लेकिन नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप संपत्ति खरीदते हैं लेकिन नियंत्रण नहीं होता। उसके क्या होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आप शेयर खरीद लेते हैं जैसे, ठीक है ना, शेयरों की जो खरीद होती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे भी हम पूंजीगत खाते के अंदर रखते हैं। जैसे किसी विदेशी निवेशक का भारतीय शेयर बाजार में स्टॉक खरीद लेना, तो ये क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी किसके अंदर रखा जाता है, पूंजीगत खाते के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुगतान संतुलन खाते में दृश्यमान वस्तुएं और अदृश्य वस्तुओं से क्या तात्पर्य है। अदृश्य वस्तुओं के दो उदाहरण दीजिए। तो देखिए, दृश्यमान वस्तुएं क्या हैं, वे वस्तुएं जो भौतिक रूप से अन्य देशों के साथ व्यापार में आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दृश्य वस्तुएं। जैसे चाय हो गया, कपड़े, मशीनरी, तो ये सारी हमें दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, दृश्यमान वस्तुएं। अदृश्य वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो अन्य देशों के साथ व्यापार में शामिल होती हैं, जैसे कि सेवाओं का लेन देन हो गया, ठीक है, या एक तरफा हस्तांतरण हो गया, जैसे परिवहन सेवाएं, बीमा, बैंकिंग सेवाएं, तो ये अदृश्य वस्तुएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, लेकिन इनका भी लेन देन होता है। नेक्स्ट आपका आता है भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे बीओपी कहते हैं या भुगतान संतुलन कहते हैं, ये किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन को व्यवस्थित लेखा जोखा होता है कि भाई देश के अंदर और देश के बाहर क्या लेन देन किया गया, तो उसको हम बीओपी में शामिल करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वही जब हम बीओटी की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड में, तो इसमें देखिए, इसमें केवल निर्यात और आयात के मूल्यों के अंतर को दर्शाया जाता है। भाई कितना निर्यात और आयात हुआ उसमें जो अंतर है उसको दर्शाया जाता है। और बीओटी जो होता है आपका वो बीओपी में भी शामिल होता है, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें पूंजीगत खाता संबंधी लेन देन, ऋण, निवेश आदि को शामिल किया जाता है। तो इसमें पूंजीगत जो भी खाता होता है सभी लेन देन शामिल होते हैं, लेकिन इसमें पूंजी लेन देन शामिल नहीं होता। इसमें सिर्फ जो भी आपकी दृश्यमान वस्तुएं आयात निर्यात हो रहा है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, यह एक व्यापक अवधारणा है क्योंकि यह सभी आर्थिक लेन देन को कवर करती है। तो इसमें जितने भी आर्थिक लेन देन है सबको शामिल किया जाता है बीओटी में। ठीक है, बीओपी में। यह एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि यह केवल वस्तुओं के व्यवहार तक सीमित है, इसमें केवल वस्तुओं के व्यापार को लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए छोटा एक संकीर्ण अवधारणा है। समायोजन की बात करें तो ये प्रतिकूल बीओपी को बीओटी द्वारा संतुलित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बीओपी में अगर कोई गैप आ रहा है तो आप बीओटी से इसको संतुलित नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन प्रतिकूल बीओटी को बीओपी के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है, लेकिन आप बीओपी के माध्यम से बीओटी को जो है वो संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये इनके बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन खाते में स्वैत और समायोजित लेन देन के बीच में क्या अंतर होता है। तो देखिए, स्वैत वस्तुएं क्या होती हैं। स्वैत वस्तुएं वे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन देन है जो किसी आर्थिक उद्देश्य, लाभ या अधिकतमकरण के लिए किए जाते हैं। तो मेन जो स्वैत वस्तुएं होते हैं इनका मेन मकसद यही होता है भाई कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सके। ठीक है, वहीं जब हम समायोजित वस्तुओं की बात करते हैं तो समायोजित वस्तुएं वे लेन देन है जो भुगतान संतुलन में उत्पन्न घाटे या अधिशेष को संतुलित करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो समायोजित वस्तुएं हैं, जब आपका बीओपी, ठीक है, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, इन दोनों को जब आपको संतुलित करना होता है, ठीक है ना, तब जाके आपको समायोजित वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी जब आपका बीओपी जो है वो संतुलित नहीं होता है तब समायोजित वस्तुओं के माध्यम से बीओपी को संतुलित किया जाता है। ठीक है, स्वैत लेन देन भुगतान संतुलन खाते की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं। तो भाई स्वैत लेन, कोई भी भुगतान संतुलन खाता है खाते की स्थिति से स्वतंत्र होते हैं। तो स्वैत लेन देन जो होता है वो भाई भुगतान खाते में क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे फर्क नहीं पड़ता,
ये जो होता है स्वतंत्र होता है, ठीक है। लेकिन जो समायोजित लेन देन होता है उसका भुगतान संतुलन खाते में संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये जो होता है जो समायोजित वस्तुएं होती है स्वतंत्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर घाटा है तो इसको देकर प्लस करना, इसको प्लस करके और बराबर करना पड़ता है, ठीक है। वहीं अगर नेगेटिव है, ठीक है, अगर मान लीजिए भुगतान संतुलन नेगेटिव है तब इसको क्या करना पड़ता है, ठीक है, प्लस करके इसको क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव करना पड़ता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो आपका बीओपी था, ठीक है, वो क्या हो गया, वो ज्यादा है, आपका बीओपी ज्यादा है, यानी आपके बीओपी में बैलेंस ज्यादा आ गया है। तो उस समय ये समायोजित जो मदें होती हैं, ठीक है, तो समायोजित मदे में इस प्लस को देकर, समायोजित मदों में इन प्लस को देकर इसको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, ठीक है। यानी कम करके इसको क्या करना पड़ेगा, बीओपी को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए आपका बीओपी नेगेटिव में है तो ये जो समायोजित वस्तुएं हैं ये क्या करेंगी, इसमें पॉजिटिव डाल के इसको बराबर करने का प्रयास करती हैं, ठीक है। तो इसलिए समायोजित लेन देन भुगतान संतुलन खाते में संतुलन बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये संतुलित करने के लिए होता है। स्वैत लेन देन चालू खाता और पूंजीगत खाता दोनों में हो सकते हैं, तो ये दोनों में होता है, ठीक है। और समायोजित लेन देन केवल पूंजीगत खाते में ही होता है, तो इसको केवल पूंजीगत खाते में ही शामिल किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो ये बैलेंस करता है ये पूंजीगत खाते में जो है बैलेंस करता है। इन्हें अबव द लाइन आइटम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एक नाम और है अबव द लाइन आइटम, ठीक है। और इन्हें बिलो द लाइन आइटम कहा जाता है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, तो इसे आप जरूर समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक भंडार लेन देन से क्या तात्पर्य है, भुगतान संतुलन में इनकी महत्ता पर चर्चा करें। तो देखिए, वे लेन देन जो केंद्रीय बैंक से आधिकारिक भंडार में परिवर्तन करते हैं उन्हें आधिकारिक भंडार लेन देन कहते हैं। जब चालू खाता और पूंजीगत खाते का संतुलन शून्य नहीं होता तो केंद्रीय बैंक के भंडार में बदलाव आता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि जो भाई आपका बीओपी है, ठीक है, बीओपी जो है वो आपका नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। यानी जब वो बैलेंस नहीं होता आपका बीओपी तो उस समय ये जो आधिकारिक भंडार होता है, ठीक है, वो इस नेगेटिव में पैसे डाल के, ठीक है, पॉजिटिव करके, यानी जो आधिकारिक भंडार होता है उससे पैसे इसमें डालकर जो आपका भुगतान संतुलन होता है उसको क्या करता है, वो बराबर करने का काम करता है अगर वो नेगेटिव होता है, ठीक है। वहीं अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव होता है तो इसमें से पैसा लेके आधिकारिक भंडार में डाल के इसको, यानी अगर ये पॉजिटिव है तब इसको संतुलित करा जाता है, ठीक है। यानी अगर आधिकारिक भंडार की बात करें तो इसका एक भी काम होता है बीओपी को हर हालत में संतुलित करना, बराबर करना, ठीक है, संतुलित करना, ठीक है। तो जब चालू खाता और पूंजी खाता संतुलन शून्य नहीं होता तो केंद्रीय बैंक के भंडार में बदलाव आता है। अगर दोनों खाते संतुलित होते हैं तो भंडार में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। अगर पहले से ही संतुलित है तो इस भंडार को ना तो पॉजिटिव करना पड़ता है ना नेगेटिव करना पड़ता है, जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं आता। भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए आधिकारिक भंडार का उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा भाई अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित करने के लिए उसे क्या किया जाएगा, आधिकारिक भंडार से लेन देन किया जाता है। अगर बीओपी घाटा होता है तो केंद्रीय बैंक से भंडार कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर बीओपी आपका घाटे में है तो भाई आधिकारिक भंडार से अगर यहाँ से पैसा निकाला जाएगा तो आप देखेंगे ये भंडार क्या होता है, ये कम होता है, ठीक है ना, तो ये आपका कम हो जाता है। अगर बीओपी अधिशेष होता है तो भंडार बढ़ जाता है। वहीं अगर आपके पास बीओपी में अधिशेष है, पैसा ज्यादा है, तो वो भंडार में जब जाएगा तो आपका भंडार क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये मेन चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी विनिमय दर से आप क्या तात्पर्य है, 3 कारण बताइए कि लोग विदेशी मुद्रा क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, विदेशी विनिमय दर वह दर होती है जिस पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में बदला जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्री इसे घरेलू मुद्रा की बाहरी मूल्य भी कहते हैं। यानी आपको किसी देश से व्यापार करना है आज के टाइम में तो विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आजकल तो हर एक चीज जो है वो डॉलर में विदेशों से खरीदी बेची जाती है, तो इसीलिए हमें कोई भी सामान लेना है तो डॉलर की जरूरत पड़ती है। तो उस समय हमारे पैसे की क्या वैल्यू होती है उस मुद्रा की जिसमें हम लेन देन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, विनिमय दर कहा जाता है, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा की मांग और उसके बहिर्वाह के 3 स्रोत इस प्रकार हैं। सबसे पहला आयात, इसके लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है क्योंकि आयात के भुगतान केवल विदेशी मुद्रा में किए जाते हैं। तो आपको कोई भी बाहर से सामान लाना है तो विदेशी मुद्रा में ही होगा। विदेशी निवेश, शेष दुनिया में अगर निवेश करना है और महत्वपूर्ण व्यावसायिक गतिविधि करनी है तो हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है क्योंकि निवेश हमेशा विदेशी करेंसी में होता है, डॉलर में ही होता है, ठीक है। विदेश में प्रत्यक्ष खरीद, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता विदेशों से वस्तुओं सेवाओं को प्रत्यक्ष खरीदने के लिए होता है। अगर विदेशों से आपसे कोई सामान मंगवाना है, कोई मशीन मंगवानी है तो उसके लिए भी आपको क्या जरूरत पड़ेगी, विदेशी मुद्रा, ठीक है, की जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी मुद्रा की मांग उसकी कीमत घटने पर क्यों बढ़ती है। तो देखिए आयात में वृद्धि, जब विदेशी मुद्रा की कीमत गिरती है तो विदेशी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, तो इससे आयात जो होता है वो बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग भी बढ़ती है। ठीक है, यानी अगर विदेशी मुद्रा सस्ती होगी तो भाई जो सामान होगा वो सस्ता हो जाएगा, तो इसलिए लोग क्या सोचेंगे, भाई ज्यादा से ज्यादा विदेशी मुद्रा मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदा जा सके। ठीक है, तो पर्यटन, जब विदेशी मुद्रा की कीमत गिरती है तो विदेशी यात्रा करना सस्ता हो जाता है, तो इससे उस देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, तो भाई जब सस्ता हो, जब क्या होगा, किसी देश में की जो मुद्रा की वैल्यू कम होगी तो लोग ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पर जाएंगे भाई घूमने के लिए, तो इससे क्या होगा, उसकी मांग जो होती है, जो विदेशी मुद्रा की मांग होती है वो क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। ठीक है, निवेश, विदेशी मुद्रा की कीमत गिरने से विदेश में निवेश करना अधिक आकर्षक हो जाता है, तो इससे विदेशी निवेश बढ़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या भाई, अगर सस्ता हो गया है, विदेशी मुद्रा सस्ती हो गई, तो लोग क्या करेंगे, उस देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे भी आप देखते हैं विदेशी मुद्रा की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जैसे ही विदेशी मुद्रा की मांग घटती है, सॉरी कीमत घटती है, ठीक है, तो वैसे ही आप देखते हैं मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है विदेशी विनिमय दर प्रणाली के प्रकार बताइए। ठीक है, तो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आती है स्थिर विदेशी विनिमय दर प्रणाली, इसमें विनिमय दर को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो विदेशी लेन देन की जो भी दर होती है वो कौन तय करता है, विनिमय दर सरकार करती है। ठीक है, तो ये किस लिए करी जाती है, ये स्थिरता सुनिश्चित करती है और अटकलों को रोकती है, तो इससे भविष्य में लेन देन आसान होता है। ठीक है ना, भविष्य में कोई समस्या ना आ जाए, तो इसलिए स्थिर कर दिया जाता है पहले से ही विनिमय दर को। सरकार को विदेशी मुद्रा का भंडार बनाए रखना पड़ता है ताकि विनिमय दर स्थिरता बनी रहे, तो इसमें भाई मुद्रा भंडार जो होता है विदेशी उसको ज्यादा रखना पड़ता है ताकि भाई भविष्य में अगर कोई समस्या है तो उस भंडार से काम चलाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए पूरा का पूरा कंट्रोल इसमें आप देखेंगे गवर्नमेंट का रहता है। दूसरी आती है लोचशील विनिमय दर, इसमें विनिमय दर बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विनिमय दर होती है वो बाजार की मांग और आपूर्ति वो नियंत्रित करती है, तो इसमें सरकार या केंद्रीय बैंक इसमें सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, थर्ड आती है आपकी प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली, इसमें विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसमें भी भाई होता है जो भी विनिमय दर होती है वो बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, लेकिन कई बार अर्थव्यवस्था में समस्याएं आ जाती हैं, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप कर सकता है ताकि विनिमय दर को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था असंतुलित ना हो जाए, तो इसलिए इसमें आप देखेंगे केंद्रीय बैंक जो है वो कई बार हस्तक्षेप करते हैं, तो इसीलिए इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू मुद्रा के अवमूल्यन और मूल्यह्रास के बीच का अंतर बताइए। तो देखिए अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन का अर्थ है निश्चित विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष घरेलू मुद्रा के मूल्य में जानबूझकर कमी लाना। तो अवमूल्यन का मतलब भाई कि आप अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करते हैं दूसरे देश की करेंसी से। ठीक है, ताकि क्या हो सके भाई, आप अच्छे से एक देश से दूसरे देश में व्यापार कर सकें। ठीक है, तो यह सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह निश्चित विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए से क्या कहते हैं भाई, निश्चित विनिमय दर प्रणाली। यह एक नीतिगत निर्णय होता है, तो कौन लेता है भाई, गवर्नमेंट लेती है, तो इसलिए से नीतिगत निर्णय कहा जाता है। मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास का अर्थ है लचीली विनिमय दर प्रणाली, तो ये लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंदर आता है विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा बाजार के मूल्य में गिरावट। तो भाई घरेलू बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो आपकी घरेलू मुद्रा होती है जब उसकी वैल्यू कम होती है तो उसे क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, मुद्रा और आपूर्ति पे। ठीक है, यानी आपकी जो आपकी मांग कम है, विदेशी मुद्रा की मांग ज्यादा है, तो आपको अपने आप अपनी जो आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, अपने आप कम होती जाएगी, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो बाजार ही नियंत्रित कर देता है इसे। यह मांग और आपूर्ति के बाजार शक्तियों के कारण होता है। तो क्यों होता है भाई, मांग और आपूर्ति में जो बाजार का नियंत्रण होता है उसके आधार पर ही जो है आप देखेंगे मूल्यह्रास होता है। यह लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है, तो ये किसके अंदर आती है, लचीली विनिमय दर प्रणाली के अंदर। ठीक है, यह एक स्वाभाविक बाजार प्रक्रिया है, तो ये क्या होती है भाई, स्वाभाविक है। ठीक है, मांग और आपूर्ति के आधार पर यह स्वाभाविक है कि प्राइस जो होंगे आपके करेंसी के कम या ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास। नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति का प्रभाव विनिमय दर पर क्यों होता है। तो देखिए विदेशी मुद्रा की मांग का प्रभाव, नियम, अगर विदेशी मुद्रा जैसे डॉलर की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, यानी विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत जो होती है वो बढ़ती है। अगर विदेशी मुद्रा की मांग घटती है तो उसकी कीमत भी गिर जाती है। ठीक है, यानी जिसकी मांग ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू भी आप देखते हैं ज्यादा होती है, जिसकी मांग कम होती है उसकी वैल्यू भी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है,
उदाहरण मान लीजिए भारत को अमेरिका से ज्यादा मशीनें खरीदनी है, तो इसके लिए भारत को डॉलर चाहिए। डॉलर की मांग बढ़ेगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा। पहले $1 80 का था, अब $1 85 का हो जाएगा, यानी रुपया क्या होगा आपका, कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है भाई। ठीक है, कि आपकी जो जैसे ही आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे आपका प्राइस भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी मांग ज्यादा है तो प्राइस भी क्या होगा, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति का प्रभाव जो है विनिमय दर पर पड़ता है। विदेशी मुद्रा की अगर मांग ज्यादा होती है तो वो क्या करते हैं भाई, प्राइस भी जो होते हैं वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी मुद्रा की आपूर्ति का प्रभाव। अगर विदेशी मुद्रा की आपूर्ति बढ़ती है तो विनिमय दर घट जाती है। ठीक है, यानी अगर आपके पास विदेशी मुद्रा ज्यादा आ जाए तो फिर क्या होगा कि जो विनिमय दर होगी वो कम हो जाएगी। अगर आपूर्ति घटती है तो विनिमय दर बढ़ जाती है, वहीं अगर आपूर्ति घटेगी तो विनिमय दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए भारत अमेरिका को ज्यादा वस्तुएं निर्यात करता है तो भारत को डॉलर मिलेंगे। ठीक है, डॉलर की आपूर्ति बढ़ेगी तो डॉलर क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो पहले $1 80 का था, अब $1 75 का हो जाएगा, यानी रुपए मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर ज्यादा निर्यात कौन कर रहा है, भारत, ज्यादा सामान बाहर कौन बेच रहा है, भारत, तो ज्यादा पैसा कहाँ आएगा, भारत के पास आएगा ना, डॉलर। तो डॉलर क्या होगा, जब ज्यादा आ रहा होगा, जब आपूर्ति बढ़ रही होगी तो देखेंगे आप सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं संतुलन विनिमय दर क्या होती है। तो देखिए जब मांग और आपूर्ति बराबर होती है तो जो विनिमय दर बनती है उसे संतुलित विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, डॉलर की मांग 100 करोड़ है और डॉलर की आपूर्ति 100 करोड़ है तो उसे हम क्या कहते हैं, संतुलन विनिमय दर। ठीक है, जैसे ये आप देखेंगे जितनी मांग है उतनी आपूर्ति है, तो ये जो होती है आपकी संतुलन विनिमय दर होती है। ठीक है, तो कई बार आप देखते होंगे अतिरिक्त आपूर्ति और अतिरिक्त मांग भी हो जाती है। जैसे अतिरिक्त आपूर्ति की बात करें, अगर विनिमय दर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो विनिमय दर अगर ज्यादा है तो आप देखेंगे डॉलर जो होगा वो महंगा हो जाएगा, तो लोग कम डॉलर खरीदेंगे और ज्यादा डॉलर बेचेंगे, तो इससे आप देखेंगे अतिरिक्त आपूर्ति हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई डॉलर महंगा है तो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा बेचने से क्या होगा, सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी $1 90 का तो लोग कम डॉलर खरीदेंगे और डॉलर ज्यादा जमा हो जाएगा। ठीक है, तो 90 का डॉलर तो लोग क्या करेंगे, कम खरीदेंगे ना, ज्यादा बेचेंगे ताकि ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, वहीं अतिरिक्त मांग कब आती है, अगर विनिमय दर बहुत कम हो जाए, यानी डॉलर जो है बहुत ज्यादा सस्ता हो गया तो लोग डॉलर ज्यादा खरीदेंगे, इससे अतिरिक्त मांग बढ़ेगी। अब डॉलर क्या हो गया भाई, ये रेट पे आ गया, तो अब क्या होगा, डिमांड आप देखेंगे बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई कम अगर कीमत है डॉलर की तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीदने की कोशिश करेंगे, तो इससे आप देखेंगे डॉलर की जो है वो कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विनिमय दर प्रणालियों में केंद्रीय बैंक की भूमिका क्या होगी। ठीक है, स्थिर विनिमय दर में, फ्लोटिंग विनिमय दर में और प्रबंधित फ्लोटिंग में। तो देखिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली क्या है, इसमें सरकार केंद्रीय बैंक तय करता है कि उसकी मुद्रा की कीमत क्या होगी। उस कीमत को बनाए रखने के लिए केंद्र बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है उसका इस्तेमाल करता है। यानी तय कौन करता है, गवर्नमेंट तय करती है भाई कि कितना जो होगा लेन देन किया जाएगा बाजार में। ठीक है, सेकंड आता है फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली क्या होती है, तो इसमें मुद्रा की कीमत बाजार तय करती है। ठीक है, मांग और आपूर्ति के अनुसार दर ऊपर नीचे होती रहती है, तो भाई मांग और आपूर्ति के आधार पर ही जो भी दर होती है वो तय होती है, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता, केंद्रीय बैंक इसमें कोई दखल नहीं दे सकते। ठीक है, फिर आता है आपका प्रबंधित फ्लोटिंग, इसमें आमतौर पर बाजार ही दर तय करता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं तो केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तो इसमें तो भाई ज्यादातर चीजें जो होती हैं वो मांग और आपूर्ति पर डिपेंड करती है बाजार के, लेकिन कई बार अर्थव्यवस्था में कोई समस्या आ जाएगी तब उसमें आप देखते हैं केंद्रीय बैंक या सरकारें इस पर नियंत्रण करने का प्रयास करती हैं, तो वह विदेशी मुद्रा खरीद या बेचकर स्थिति को नियंत्रित करती है। तो इस समय वो क्या करेंगे भाई, मुद्रा की कमी हो रही है तो खरीद कर, ज्यादा है तो बेचकर उसको क्या करने का काम करेंगे, नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नियंत्रित किया जाता है विनिमय दर को। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।